आत्मीय जन, प्यारे दोस्तों, गुरु पूर्णिमा तो एक बहाना है, हमें पावस की इस ऋतु को मनाना है। तो एक छोटी सी पावस गोष्ठी करने जा रहे हैं। एक एक कविता सुनाएंगे बस, क्योंकि भरे पेट पे ज़्यादा कविता सुनाई नहीं जाती है। मैं धन्यवाद देता हूँ विजय देव शर्मा जी को, जिन्होंने दिव्य भोजन की यहाँ व्यवस्था कराई। और दरअसल गुरु पूर्णिमा पहले इतनी नहीं हुआ करती थी, अब अचानक होने लगी। नहीं, मेरे साथ तो पवन ने शुरू करा दी थी शायद 15 साल पहले। तो भैया ठीक है, आपका सुख है, आप मनाओ, तो हम भी कलावा बांध देंगे, हमारा क्या जा रहा है। लेकिन एक रेट फिक्स कर दिया भैया, जब ये लाने लगे हज़ार बाज़ार में, तो मैंने कहा 101 रुपया। फिर मुझे लगा 101 रुपया भी ज़्यादा है, पर चलो 101 रुपया ज़्यादा है तो जेब में जाने में क्या बाधा है। तो मेरे पास 100 के नोट हैं, कुछ अतिक्रमण किया कुछ लोगों ने, उनका उपचार करूँगा, मैं विष्णु को बताऊँगा। पिछले 3 बार 4 बार आ भी नहीं पाए, तो वो एक साथ दिया। ठीक है। कल मैंने लेख पढ़ा था अपने साले साहब का, डॉक्टर मुकेश गर्ग का। उन्होंने कहा कि ये जो गुरु पूर्णिमा मनाने की प्रथा है जो बढ़ती जा रही है, ये दरअसल सामंती प्रथा है, जिसमें राजे रजवाड़े हुआ करते थे। गुरुकुल की व्यवस्था भी प्राचीन काल में राजाओं के यहाँ होती थी, अपने बच्चों को भेज दिया करते थे गुरुकुल में। तो उन्होंने कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 2 प्रकार के गुरु शिष्य के संबंध बताए हैं। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे प्रकार के होते हैं। उनका 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं शिलाधर्मी और एक होते हैं आकाश धर्मा। शिलाधर्मी वो जो शिष्य की छाती पे बैठ जाएं और जो कुछ करने न दें। ये साहित्य के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, लेकिन संगीत में या उन ललित कलाओं में ज़्यादा होता है। संगीत में तो बहुत ही होता है, नृत्य में होता है कि गुरु की जब तक भक्ति पूरी नहीं करोगे तब तक वो तुम्हें ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि वो ज्ञान तुम्हें किसी और विश्वविद्यालय में नहीं मिलेगा। तो आदर कहाँ होता है? वो ज्ञान दो जो किसी और से न मिले। अच्छा, जो ज्ञान किसी के पास होता है और वो देने का नखरा करता है, तो वो ज्ञान उसका मेरे ख्याल से सतही होगा। दूसरे प्रकार के गुरु ज़्यादा ठीक है, आकाश धर्मा, कि जिसके साथ गुरु शिष्य की संबंध धर्मी चेतना हो, वो आकाश की ऊंचाइयां छुए और आप उसको ऊपर बढ़ता देख के प्रसन्न हो, तो आकाश धर्मा गुरु अच्छे होते हैं। मैं तो अभी तक शिष्य हूँ, तो आकाश धर्मा बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे, और जहाँ जिसने जो सिखा दिया वो सीख लिया। जो सीखा चुटकी भर सीखा, धरती भर है बाकी, उस पर अहंकार दिखलाना है ये सीख कहाँ की। इल्मों के में खाने से जितना चाहो पी डालो, हर पल रहता खुला और हरदम तत्पर है साकी। तो आज हमारे जय जयवंती फाउंडेशन का ये सौभाग्य है कि यहाँ इल्मों का मैखाना खुला हुआ है। सबसे मैंने परिचय कराया था, ये सब अपने अपने क्षेत्र के उदीयमान नहीं देदीप्यमान कवि हैं और हमारे देश की वाचिक परंपरा को समृद्ध कर रहे हैं। ज़्यादा लंबा कवि सम्मेलन नहीं कर रहे हैं इस गोष्ठी में, एक एक कविता, इसलिए कि हम जो एक दूसरे के परस्पर गुरु हैं और जो परस्पर शिष्य हैं, वो अपना नमूना दिखा दें कि भाई हमारे पास क्या है, और जो है वो पाने वाले को कितना अच्छा लगता है। यहाँ ताली नहीं बजेगी, ध्यान रखना, यहाँ बस कविता सुनी जाएगी। बजाना हो तो बजा भी सकते हो, जब मन करे तो बजा देना। तो सबसे पहले चूँकि जैनेंद्र जी को जाना है, जैनेंद्र कदम पेशे से इंजीनियर और शब्दों की भी ईंटें रखते हैं, उनकी भी छत बनाते हैं। हम स्वागत करते हैं जैनेंद्र का। धन्यवाद सर। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बधाई और श्रद्धे को चरण स्पर्श। ये आयोजन पावस गोष्ठी, यहाँ पर सभी अपने जाने पहचाने चेहरे। एक आपको कविता सुनाता हूँ जो प्रायः मंचों से नहीं पढ़ता हूँ। श्रद्धे ने कहा कि जो कविता होनी चाहिए, तो मैं वही कविता की एक वानगी आपको देता हूँ। शहरों में आपको अक्सर या कहीं पे भी आजकल बहुत घटनाएं सुनने को मिलती हैं।
छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के और बड़ी बुज़ुर्ग औरतों तक जब एक विशेष प्रकार की मानसिकता उन पर प्रहार करती है तो वो किस तरह से जीती हैं। एक कविता सौंपता हूँ आपको जिसका शीर्षक है बलात्कार। शाम होते ही झोंपड़ी में दिया जलाया, भोजन के लिए चूल्हा चढ़ाया, दिन भर की धूल मिट्टी को शरीर से झाड़, एक लोटे पानी से मुंह को निखार, तैयार थी अपने परिवार का उत्सव मनाने, पर तभी ना जाने कहाँ से आ गए दीवाने, देखते ही देखते तोड़ दिया चूल्हा, बुझा दिया दीपक और खींच लिए वो टुकड़े जिन्हें उसने कपड़ों की परिभाषा दी थी, पकड़ लिए वो केश जिन्होंने कभी महाभारत की थी, जिस मिट्टी को चेहरे से उतारा था चढ़ गई थी वो शरीर पर क्योंकि वो थी ज़मीन पर। फिर एक एक कर दीवार में लगी ईंट रोने लगी, छप्पर का तिनका चिल्लाने लगा, झोंपड़ी का लिपा आंगन बैठा रहा भीष्म की तरह असहाय और मौन, और देखते ही देखते सारी आवाज़ें शांत हो गईं और दरवाजे से निकल गया तूफान, पीछे छोड़ गया एक बलात्कारी दास्तान। पीछे छोड़ गया एक बलात्कारी दास्तान। गांव आया, शहर आया, मीडिया आया, नेता आए, बुद्धिजीवी आए, सब ने गहरा शोक जताया, पर उस फटी साड़ी का दर्द कोई समझ नहीं पाया। वो जिस्म अब टूट चुका था, उसकी इज्जत अब सबकी नज़रों में तार तार थी। वो जो बना रही थी परिवार अब सबके लिए केवल एक बलात्कार थी। अब सबके लिए केवल एक बलात्कार थी। कुछ बोले क्या नाम है बताओ, इसे सरकारी मदद दिलवाओ। तभी उस शरीर में न जाने कहाँ से जान सी आई, वो ज़ोर से चिल्लाई, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा नाम सलमा है कि राधा है, रोज़ी है कि गुरप्रीत है, अरे तुम सबके लिए एक हसीन सूरत हूँ, मैं बस एक औरत हूँ, जिसे तुमने न जाने कौन कौन से नाम देकर छला है, कभी बहन, कभी माँ, कभी प्रेमिका, तो कभी घर की इज्जत बताया। ऐसे ही बड़े बड़े शब्द देकर मुझे फुसलाया, और जब तक मैं तुम्हारे रिश्तों की डोर और तुम्हारे घर में रही कैद, तब तक मैं देवी थी, सीता थी, पर जैसे ही दिखी तुम्हें तुम्हारी घर की चार दीवारी से बाहर, तो भूल गए सारे रिश्ते, और मुझ में नज़र आया तुम्हें सिर्फ एक शरीर, जिसे तुमने कभी ललचाई नज़रों से, अश्लील इशारों से, चुभती सीटियों से हर पल किया छलनी, और जैसे ही वो शरीर पहुंचा तुम्हारे घर की चार दीवारी में, तो ये सब तुम्हें लगने लगा अपना अपमान। पर याद रखो, हर औरत तुम्हारे घर के बाहर भी किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का स्वाभिमान और किसी का प्यार है, और किसी भी औरत का बलात्कार तुम्हारे किसी अपने ही रिश्ते का बलात्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत। यूँ तो पावस गोष्ठी है, लेकिन मैं भी विमलेश को बता रही थी कि मुझे अशोक जी की शिष्या हुए पूरे 25, यानी मेरी रजत जयंती है, मेरे गुरु और मेरे बीच के जो रिश्ता है उसको पूरे 25। तो आज सब अपने अपने ढंग की कविता पढ़ रहे हैं, पर मुझे तो जो लग रहा है, मुझे जो सुनानी चाहिए मैं वही सुनाती हूँ, जो मुझसे लिख गया, आप ही के लिए लिखा है। काव्य की पहचान कविवर चक्रधर, महफिलों की शान कविवर चक्रधर, काव्य की पहचान कविवर चक्रधर, महफिलों की शान कविवर चक्रधर, भाव में अभिनय कला में देखिए, भाव में अभिनय कला में देखिए अपना हिंदुस्तान कविवर चक्रधर, शक्ति का वरदान कविवर चक्रधर, गुणमयी संतान कविवर चक्रधर, 5 दशकों से कला के क्षेत्र में, 5 दशकों से कला के क्षेत्र में पा रहे सम्मान कविवर चक्रधर, पा रहे सम्मान कविवर चक्रधर, रस की सुंदर शाम कविवर चक्रधर, खूबसूरत नाम कविवर चक्रधर, काव्य के सर्जन में लगते पूर्णतः, काव्य के सर्जन में लगते पूर्णतः एक तीर्थ धाम कविवर चक्रधर, एक उज्ज्वल हास कविवर चक्रधर, बांटते उल्लास कविवर चक्रधर, उम्र का कोई असर उन पर कहाँ, लगते हैं मधुमास कविवर चक्रधर, लगते हैं मधुमास कविवर चक्रधर,
और पिता माता बच्चों और पत्नी के नाम के सहित कि राधिका प्रिय नाम, राधिका प्रिय नाम कविवर चक्रधर, प्रगल्भ भी है श्याम कविवर चक्रधर। राधिका प्रिय नाम कविवर चक्रधर, प्रगल्भ भी है श्याम कविवर चक्रधर। नेहा बागे श्री सहित अनुराग में, नेहा बागे श्री सहित अनुराग में, कुसुम के प्रिय राम कविवर चक्रधर, कुसुम के प्रिय राम कविवर चक्रधर। राधिका प्रिय नाम कविवर चक्रधर, गजल के उस्ताद कविवर चक्रधर, बांटते आह्लाद कविवर चक्रधर। अहरनिश सर्जन में अब करने लगे, अहरनिश सर्जन में अब करने लगे, फिल्म के संवाद कविवर चक्रधर। मुझे पता चला कि वो पानीपत के संवाद लिख रहे हैं, तो ये कविता आई। सबसे पहले आदरणीय गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम। और मुझसे छोटे भी बैठे हैं लेकिन कला के मंच में बहुत बड़े हैं। और मैं अपने आप को कवित्री तो नहीं मानती, लेकिन हाँ यह है कि लेखन से जुड़ी हूँ तो कुछ कुछ लिख देती हूँ। अब वो कितनी कविता है ये आप लोग इसका मूल्यांकन कीजिए। तो एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, काली पथरीली सड़क। काली पथरीली सड़क, बड़ी दूर से चली आ रही हूँ, सोचते सोचते कि ये सड़क कहीं तो मुड़ेगी, कहीं तो रुकेगी। लंबी पथरीली डामर वाली सड़क, काली काली सड़क, भला रुकती है कभी? इसकी छाती में उगे कंकड़ बहुत चुभते हैं तलवों में। अजब सी टीस उठती है, हथेली भी कसमसाने लगती है और खुल जाती है। फिर किसी को खोजती है, फिर अकेला खुद को पाकर खुद ब खुद भिंच भी जाती है। घड़ी भर को वहीं थमकर मैं अपने ज़ख्म गिनती हूँ। ये अपना रोना रोते हैं, मैं बहरी हो के सुनती हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। मगर एक और रिश्ता है दर्द का, अपनेपन का, बड़ा गहरा, मेरी हथेली और तलवों का। वह इनको सहलाती है, झाड़ती है, पुचकारती है। तलवे फिर खड़े होकर के आगे को सरकते हैं। डामर वाली काली काली पथरीली सड़क की छाती को कुचलते हैं, छाती को कुचलते हैं। एक छोटी सी और प्रस्तुत करती हूँ। थोड़ा इसका रंग हटा देते हैं, ये थोड़ी पहले वाली बोझिल सी थी तो अभी थोड़ा मैंने कोशिश की है, रंग बिरंगी सी है थोड़ी। बहुत रंग तो नहीं मेरे पास, मगर तू जो है तो मेरी चाहत गुलाबी है। मेरी बातें ज़रा पीली तो मेरे ख्वाब नीले हैं। तेरे आने से हरियाली, तू जाए तो खुशी भी लगती काली है। तुझे देखा तो सारे रंग भी रंगीन लगते हैं। तुझे देखा तो सारे रंग भी रंगीन लगते हैं। कभी वे खिलखिलाते हैं, कभी मिलते बिखरते हैं। सोचती हूँ क्यों ना ऐसा हो जाए कि तू भी रंग बन जाए। सोचती हूँ कि क्यों ना ऐसा हो जाए कि तू भी रंग बन जाए। मेरी किस्मत में रच जाए, मेरी रूह से लिपट जाए। ज़रा सा लाल बनकर तू मेरे माथे पे बस जाए। ज़रा सा हरा बन कर के हथेली में समा जाए। मेहंदी हरी होती है। ज़रा अधरों पे छा जाए, ज़रा गालों पे आ जाए। छुपा लूँ तुझको पलकों पे कि तू काजल भी बन जाए। सजा लूँ खुद को तुझको खुद में मैं तुझ में संवर जाऊँ। हज़ारों रंग बनकर मैं रंगोली सी निखर जाऊँ। तेरे आगे बिखर जाऊँ, तेरे आगे बिखर जाऊँ। तो चिराग जैन जो हैं, इनकी बहुमुखी प्रतिभा के हम सब कायल हैं। एक और तो ये कवि सम्मेलन समिति को बहुत बांधे रखने के प्रयत्नों में कई बार थोड़ा सा नखरा दिखा जाते हैं, सबके सब धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि चिराग के बिना समिति का काम चलता नहीं है। और ये बड़ी निष्ठा से करते हैं, इनके सारे काम निष्ठा से ही चलते हैं, चाहे पुस्तक के आवरण का हो या किसी के जीवन मरण का हो।
उन सबको सहयोग दिलाना समिति की ओर से, वो सब बहुत निष्ठा से करते हैं और नियमों के पाबंद हैं। तो ऐसे नियमों के पाबंद कवि को हम छंदों का पाबंद भी मानते हैं, क्योंकि गीत जो लिखते हैं इन्होंने, मैं समझता हूँ विष्णु तुम्हारे बाद में एक गीत की जो फिर से महक आई है भरपूर, वो चिराग के गीतों में आई है। तो उसमें तकलीफ़, दुख, अकेलापन, विरह और सबके बावजूद एक जिजीविषा मिलती है जो इनकी ताकत है। तो चिराग 12 तारीख को रात को एक लैंडलाइन से फ़ोन आया मेरे पास। उसमें एक भारी भरकम आवाज़ थी, परिचित थी, जिसे पहचानने में कुछ क्षण लगे। उस आवाज़ ने स्नेह आमंत्रण दिया इस गोष्ठी में उपस्थित होने का। तो लगा कि अब तक जो कुछ लिखा है उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिल गया कि कुछ ठीक ठाक हो पा रहा है। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे ये कहकर बुलाया कि मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। और उस दिन मैंने ये सीखा कि बड़े होने के लिए क्या कुछ सीखना पड़ता है। एक गीत पढ़ देता हूँ, पावस गोष्ठी है। विष्णु भाई बैठे हैं, फिर भी गाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ रे बदरा बरस, हम दिल्ली वालों ने 1-2 बरसातें देखी हैं अभी, तो मैं अनुग्रह कर रहा हूँ बादलों से। ओ रे बदरा बरस, बन के सावन सरस, राह धरती ने कब से तकी, प्यास तू ही बुझा जेठ की, प्यास तू ही बुझा जेठ की। और पहले बंद में एक रूपक कि हल ने काटी चिकोटी बहुत, पर धरा में नमी ही न थी। अच्छा, वाह 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 वाह। हल ने काटी चिकोटी बहुत, पर धरा में नमी ही न थी। खूब टपका पसीना मगर, प्यास में कुछ कमी ही न थी, प्यास में कुछ कमी ही न थी। प्रश्न बढ़ते रहे, हल सिसकते रहे, प्रश्न बढ़ते रहे, हल सिसकते रहे, एड़ियाँ फट गईं खेत की। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, प्यास तू बहुत अच्छा भाई, वाह, बुझा वाह, वाह, जेठ वाह, वाह, की, वाह, 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 वाह। प्यास तू ही बुझा जेठ की। और प्रकृति ग्रीष्म ऋतु को कैसे महसूस करती है। हिम शिखर का धवल कारवां, कौन जाने कहाँ लुट गया। हिम शिखर का धवल कारवां, कौन जाने कहाँ लुट गया। पर्वतों पर लकीरें बनी, और झरनों का दम घुट गया। अच्छा, वाह, वाह, वाह। और झरनों का दम घुट गया। घाट रूखे अभी, स्रोत सूखे सभी, घाट रूखे अभी, स्रोत सूखे सभी, हर नदी हो गई रेत की, प्यास तू ही बुझा जेठ की। अच्छा, वाह, वाह। प्यास तू ही बुझा जेठ की। और हम कवि लोग जब बरसात के गीत लिखने की कोशिश करें और ऊपर सूरज तप रहा हो तो क्या महसूस होता है कि गीत बरखा नहाने चला, तो पसीना पसीना हुआ। बहुत अच्छा, वाह। गीत बरखा नहाने चला, तो पसीना पसीना हुआ। प्रीत जिस डाल पर झूलती, उसका हर पात झीना हुआ। वाह। उसका हर पात झीना हुआ।
गुलमोहर झर चुका, नीम का सर झुका, गुलमोहर झर चुका, नीम का सर झुका, हाय मुरझा गई केतकी, प्यास तू ही बुझा जेठ की। और अब अंतिम बंद में लालच दे रहे हैं, उसे याद दिला रहे हैं कि जब तू आता है तो हम तुझे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो वो अंतिम बंद पढ़ता हूँ कि जब तू आया तेरी राह में, घास का एक गलीचा सजा। बरसात आते ही सब हरा हरा हो जाता है, हो गया। कि जब तू आया तेरी राह में, घास का एक गलीचा सजा, मेंढकों ने धमक छेड़ दी, पत्तियों पर तराना बजा, पत्तियों पर तराना बजा, फूल के संग झरी नीम ने रस भरी, फूल के संग झरी नीम ने रस भरी, एक निबोली तुझे भेंट की, प्यास अब तो बुझा जेठ की। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये देखा आपने कि जब चिराग कहीं जाते हैं तो उसकी परतों के अंदर जाते हैं और उसकी परतों में फिर बाहर निकल के देखते हैं कि क्या इमेज बन सकती है, किस बिंब से क्या काम लिया जा सकता है। तो मैं नहीं समझता कि गीत के क्षेत्र में इन दिनों इतना ज़्यादा प्रयोग धर्मी काम हो रहा है। तो चिराग का अभिनंदन इसलिए करता हूँ कि इस वाचिक परंपरा में कभी कभी सन्नाटा हो जाता है कि लिखने वाले दिखाई नहीं देते हैं चारों तरफ। तो चिराग एक हमारे कुल का चिराग है और इसका उजाला खूब फैल रहा है। मेरी बहुत शुभकामनाएं और आप सबकी शुभकामनाएं। और ईब हमारे बीच में है, अरुण भी आ गया है ना। अरुण का आना मेरे लिए बहुत खुशगवार होता है, आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। रंजीत जो हैं इस युग के ऐसे कवि और शायर हैं जिन्होंने कविता को एक आंदोलन बनाने की कोशिश की है। जश्न अदब के ज़रिए जो पोइट्री फेस्टिवल ये करते हैं, इस बार करीब 10 से 15 लाख लोगों की शिरकत उस जश्न अदब में हुई थी और साल में कई सारे आयोजन करते हैं। और न केवल काव्य पाठ बल्कि कविता पर बातचीत, ये एक बहुत बड़ी उसकी उपलब्धि है। बड़े बड़े कलाकार आते हैं और आने में खुश होते हैं। जावेद अख्तर तो बिल्कुल इनकी एक पुकार पे चले आते हैं। और किन किन लोगों का नाम लूँ, क्योंकि फिल्मी सितारे एक अट्रैक्शन तो रखते हैं, एक आकर्षण रखते हैं, उससे भी लोग आते हैं, जुड़ते हैं। लेकिन जब वो आ जाते हैं और जब वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, आप समझते हो कि सिर्फ वो संवाद बोल के चले जाते हैं, चाहे वो पीयूष मिश्रा हो, चाहे वो अली फजल हो, पंकज त्रिपाठी हो, या रघुवीर यादव हो, या आपके जो कलाकार आए थे राजू श्रीवास्तव तो ही हैं, लेकिन राजपाल यादव क्या कमाल की बातें करते हैं। तो उनकी बातें जब सुनते हैं, जब हम एक कहना कि आमने सामने संस्कृतियों को रख के समझने की कोशिश करते हैं, सिनेमा कविता को कैसे समझता है और कविता को सिनेमा कैसे समझता है, तो इत्तेफाक से मेरा जुड़ाव दोनों तरफ रहा है। और इसी कारण मैं जश्न अदब के सारे साहित्य उत्सवों में शिरकत करता हूँ। सारे अपने कार्यक्रम छोड़ के मैं यहाँ चला आता हूँ। और रंजीत ने, इनका प्रेम इतना ज़्यादा है कि बोले कि श्रद्धे ये कर दो, वो कर दो, चित्र बनाओ, इन्होंने चित्रों की प्रदर्शनी लगवा दी मेरी, इन्होंने फिल्म फेस्टिवल कर दिया मेरी, 3 दिन तक मेरी फिल्मों का प्रदर्शन कराया। और जयजयवंती की गोष्ठियाँ जब हम करते थे, तब से इनके अंदर काव्य कीटाणु प्रविष्ट हुआ और तब इन्होंने अपनी क्षमताओं को अपने अंदर से पहचाना और लाने वाले थे पवन दीक्षित इनको। और ये सिलसिला इतना सशक्त और मजबूत हो चुका है कि इसने देश की सीमाएं तोड़ के बहुत दूर तक चले गए।
पाकिस्तान के लोकप्रिय कवि हैं। पाकिस्तान ने इनको एक सम्मान से नवाजा है जो मुश्किल से किसी को मिलता है। भारत में कितने लोगों को मिला है? किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला है। वो क्या है सम्मान का नाम? पीस और अमन अवार्ड। अमन अवार्ड। तो ऐसे अमन परस्त हमारे प्यारे गुरु और शागिर्द नहीं, ये हैं कुंवर रंजीत सिंह चौहान। एक दरिया तलाशना कभी सहरा तलाशना, दरिया तलाशना, दरिया तलाशना कभी सहरा तलाशना, मुश्किल है खुद के जैसी ही दुनिया तलाशना। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। मुश्किल है खुद के जैसी ही दुनिया तलाशना, देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना, फिर ख्वाब में भी ख्वाब के जैसा तलाशना, देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना, क्या वहाँ जाके फिर यहाँ आके फिर वहाँ चले गए? अरे वाह। फिर ख्वाब में भी ख्वाब के जैसा तलाशना, हाँ हाँ देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना, हाँ। फिर ख्वाब में भी ख्वाब के जैसा तलाशना, तस्वीर साथ बैठ के तस्वीर देखना, तस्वीर देखने का सलीका तलाशना। बहुत अच्छा। रंजीत भाई आपका खोना कमाल है, उस पे कमाल आपके जैसा तलाशना। बहुत अच्छा, वाह। दो शेर और ये, दिल ये तो जानता है गुनहगार कौन है, दिल ये तो जानता है गुनहगार कौन है, आए जो नाम उसका तो तैयार कौन है, चेहरे बदल बदल के वो बर्बाद कर गया, हम सोचते ही रह गए किरदार कौन है। बहुत अच्छा, वाह। ये शेर की दी बार बार किसने मेरे दिल पे दस्तकें, दी बार बार किसने मेरे दिल पे दस्तकें, चीखा मैं बार बार के इस बार कौन है। बहुत अच्छा, वाह वाह। दी बार बार किसने मेरे दिल पे दस्तकें, का प्रयोग है, वाह। चीखा मैं बार बार के इस बार कौन है, तस्वीर की ज़बां तो बहुत बोलते हो तुम, तस्वीर की ज़बां तो बहुत बोलते हो तुम, अब गुफ्तगू का तुमसे तलबगार कौन है। दी बार बार तुम ज़ख्म ले तो आए हो बाज़ार में, मगर ये भी तो देख लो कि ख़रीदार कौन है। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, वाह वाह। अच्छा प्यारे सुमित, हमारे सुमित की अभी हमने किताब का लोकार्पण किया था और ये मुझे मिले थे दिल्ली हाट में। मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे बाज़ार में गया था कुछ ख़रीदने तो ये मिल गए तो मैंने ना ख़रीद लिया। वाकई मैंने इनको ख़रीद लिया मोहब्बत से, दाम लगाया मोहब्बत और सुमित उसमें बंध गए। ये व्यंग्यकार हैं और पुलिसकर्मी हैं। पुलिसकर्मी अगर व्यंग्यकार हो तो बड़ी ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलेंगी आपको। हम तो दूर से देख के करते हैं, ये बहुत निकट से चीज़ों को देखते हैं। और इनका एक कॉलम है सुमित के तड़के। तो तड़के हमारी ब्रजभाषा में तो सुबह को कहते हैं, तड़के तड़के आ गया देखो साहब मांगने। और तड़के वो भी है जो दाल में लगाए जाते हैं। तो आप कुछ भी मानिए, लेकिन हमारी व्यंग्य की बिरादरी में ये तड़के आए थे और शाम तक रहेंगे और रात भी काट के फिर सुबह कर देंगे। हाँ सुमित, लाड़िए सर्व प्रणाम। एक व्यंग्य रचना कुछ भी। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि पहले मैं कविता में आया था। हर लेखक पहले कविता ही लिखता है, बाद में गद्य में जाता है। तो अब मैं गद्य में कार्यरत हूँ। ये मेरी 9वीं पुस्तक आ रही है, व्यंग उपन्यास है। और 7वीं पुस्तक आपको दी थी मैंने, एक मराठी अनुवाद हो चुकी है। तो ये मेरी पुस्तक है, सावधान पुलिस मंच पर है, अंतिम कविता संग्रह था। तो उसमें तो मैं तुमने कसम तो नहीं खाई कि कविता नहीं लिखोगे? नहीं कभी अंतिम क्यों? अंतिम नहीं, अनंतिम है ये। इसके बाद भी क्योंकि अनंत तक जा सकती है।
जब मन करे कविता लिखो, जब मन करे गद्य लिखो। थोड़ा इंटरफेयर करूंगी, पुलिस को कसम खानी भी नहीं। हाँ, कुछ और खाते रहना चाहिए। नहीं, मैंने कसम परेड में कसम नहीं खाई थी, इसलिए कुछ भी खाने को स्वतंत्र हूँ। हाँ। तो एक चूँकि मैं कवि सम्मेलन में गुरु जी के आशीर्वाद से कवि सम्मेलन भी किए हैं, तो मैंने बनारस गए थे हम साथ, कहाँ है ना। हाँ, वो भी आप गद्य व्यंग मेरा पढ़ के, एक पत्र आतंकियों के नाम पढ़ के आप मुझे ले गए थे। और यहाँ कई कवि मित्र इनके साथ कविता पाठ किया भी है। चिराग जैन है, आज बहुत अच्छा गीत सुनाया, और दीपक गुप्ता बड़े भाई हैं, पवन दीक्षित जी हैं, और सर को तो मैंने सुना है आपके साथ पाठ नहीं किया। विष्णु द ग्रेट सक्सेना। हाँ, जानता हूँ। तो मैंने एक कविता लिखी, सावधान पुलिस मंच पर है, कि जब मंच पर गड़बड़ी हो तो पुलिस को आना पड़ा। तो ये मैंने कल्पना की थी, सावधान पुलिस मंच पर है। अब ये इस नाम से मेरा एक पेज भी चलता है, जो पुलिस मतलब गुड पुलिस को मैं उस पर दर्शाता हूँ। काफ़ी 25,000 करीब लायक हैं। तो आपके आशीर्वाद से सुनाना चाहूँगा, क्योंकि एक कविता का आदेश मिला है। सावधान पुलिस मंच पर है, मंची अपराधियों के विशेष हंट पर है। हमारे पास आई है शिकायत, इसीलिए हुई है यहाँ अपनी आवक। विभिन्न पक्षों ने मंची जीवों पर अनेकों आरोप लगाए हैं, जिन्हें जानकर और सुनकर हम पुलिस जन भी चकराए हैं। पहला आरोप श्रोताओं ने लगाया है। उनका आरोप है कि अब मंच पर कविता नहीं चलते हैं, बस चुटकुले, भद्दे, फूहड़, उल्टे और सीधे, जिनको जैसे भी मिले। उन्हें मंच से मंची जीव श्रोताओं को सुनाते हैं और उन्हीं चुटकुलों से बार बार कई बार हंसाते हैं। श्रोतागण इतना हंस चुके हैं कि हंस हंस के उब गए हैं, मंच से कविता के पलायन से चिंता में डूब गए हैं। मंच जीवों से विनम्र निवेदन है कि कवि हैं तो कविता ही सुनाएं और चुटकुलेबाजी बंद करके मस्खरा बनने से बाज आएं। दूसरा आरोप मां शारदे ने लगाया है। उनका आरोप है कि जिस मंच पर होता है उनका वास और जाप, उस मंच पर मंचे जीव चढ़ते हैं सुरा नामक असुरा का से कर प्रेमालाप। हे मंच के सुरा प्रेमियों, मंच को मंच ही रहने दें, ना बनाएं इसे नशेड़ियों का अड्डा। पीना हो तो घर में बैठकर पिए, जम के पौआ याद दा। तीसरा आरोप लगाने वाले हैं प्रायोजक बेचारे। उनका आरोप है कि मंची जीवों के अच्छे नहीं हैं रंग और ढंग, अनाप शनाप पैसों के लिए करते हैं ये अक्सर उन्हें तंग। वैसे तो ये सभी साहित्य सेवी होने का दम्भ भरते हैं, फिर भी ना जाने क्यों इतना लालच करते हैं। हे लक्ष्मी के लोभी जीवो, ये लोभ और मोह छोड़कर साहित्य सेवा कीजिए और धन के आगाड़ी पिछाड़ी यूं भागना छोड़ दीजिए। चौथा आरोप माइक ने लगाया। उसका आरोप है कि जब भी कोई मंची जीव उससे बुरी तरह चिपक जाता है, जब कवि सम्मेलन में हर कोई उसे सुनते सुनते थक जाता है, तब वहाँ मौजूद हर एक श्रोता उससे कई बार हाथ जोड़ता है, किंतु मंची जीव माइक को आसानी से नहीं छोड़ता है। तब अक्सर श्रोतागण करने लगते हैं बहुत क्रोध, माइक पर मंची जीवों संग फिक्सिंग का ही लगा देते हैं आरोप। तब माइक कामना करता है कि आसमान चमके और बिजली गिर जाए, जिसके परिणाम स्वरूप माइक पर कवि की बोलती बंद हो जाए। इस बहाने ही सही कवि का माइक से मोह भंग तो हो सकेगा और माइक श्रोतागणों के झूठे आरोपों को तो न सहेगा। इसलिए मंची जीवों को है यह बड़ी नेक सलाह कि माइक से चिपकने से बाज आया जाए। कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन माइक और बिजली का हो जाए गठबंधन और उन दोनों के संयुक्त प्रयासों से हो जाए आप सबकी बोलती बंद। इसलिए माइक से उतनी देर ही मिलें जितनी देर के लिए कहा जाए, वरना इस स्थिति से कैसे निपटना है ये माइक पर ही छोड़ दिया जाए। पांचवा आरोप मंची जीवों ने एक दूसरे पर ही लगाया। इनका आरोप है कि इनके साथी कर लेते हैं इनकी रचनाओं की चोरी। यदि विरोध किया जाए तो करने लगते हैं ये सीना जोरी। मानिए मंची जीवो, शर्म नामक अवगुण को थोड़ा बहुत तो आजमाया करो। आप सबके पास ना बचा हो तो हमसे ही मांग ले जाया करो और अपनी व्यावसायिकता को कुछ पल के लिए ही परे रख दो। औरों को ना सही, कम से कम अपनी बिरादरी को तो बख्श दो। छठा आरोप पुलिस के शहीदों ने लगाया है। उनका आरोप है कि मंच पर सदैव पुलिस का उड़ाया जाता है उपहास, उनकी शहादत को ही बना दिया जाता है परिहास। मंच पर बहादुरी की बातें करना है बहुत ही आसान,
कभी जाकर अपराधियों से दो दो हाथ करके देखें तो श्रीमान। जब गोली निकलेगी कनपट्टी के बगल से तो आप जैसा होगा हिल जाएगा भेजा, डर से होगी पैंट गीली और कांप उठेगा आपका नाजुक कलेजा। हम मुठभेड़ करते हैं, जब गोली चलती है ना तो अलग ही वो होता है सीन। तो कई जीव हैं, पुलिस का बड़ा प्रयास उड़ाते हैं, उसी पर मैंने लिखा था। दूसरी है गई नहीं वही है, आप जैसों का हिल जाए भेजा, डर से होगी पैंट गीली और कांप उठेगा आपका नाजुक कलेजा। इसलिए पुलिस वालों को गाली देने से पहले करना पुलिस जनों की शहादत को याद, फिर सोच विचार कर ही कर रखना अपनी बात। आरोप तो और भी हैं लेकिन हमारे पास है समय की बेहद कमी, इसलिए आरोपियों को फिलहाल छोड़ते हैं देकर केवल चेतावनी। आइंदा आई यदि फिर से कोई शिकायत तो उचित कार्रवाई की जाएगी। मंच जीवों को सस्पेंड करके पुलिस की प्लाटूनी कविता सुनाएगी। धन्यवाद। ये देना अभी रखता हूँ, अभी देता हूँ। ये तो दिल दहलाने वाली कविता थी थोड़ी सी लेकिन सुमित ने ये बड़े सरल हृदय से लिखी है और इस कविता की परतों में जाओ, 7-8 किस्म की जो शिकायतें रखी हैं उसमें कुछ सही भी हैं और कुछ अतिरंजित भी हैं, लेकिन एक चीज़ होती संप्रेषण, जो आपके सामने बैठे हुए लोग हैं उनसे जुड़ना। उस जुड़ने के लिए कभी तबला ठोका जाता है, कभी सुर मिलाया जाता है। उस काल में अगर कुछ कवि ऐसा करते हैं, इस ज़माने में जबकि चुनौती सीधे लाफ्टर चैलेंज से हो या लोगों की आपसे ऐसी उम्मीद हो, तो मैं नहीं समझता कि कुछ चुटकुले सुना देने में कोई बुराई है, लेकिन कविता होनी चाहिए। कविता का न होना चिंता का विषय है, जो इसमें उतना रेखांकित नहीं हुआ जितना चौर कर्म हुआ कि दूसरों की चुरा के अपनी सुना देते हैं। तो इससे तो मैं भी सहमत हूँ और हर कोई सहमत होगा कि लिखी किसी ने और आपने सुना दी। और ये हर कवि यहाँ बैठा हुआ भुक्तभोगी है, उसकी कविताएं कहीं ना कहीं किसी न किसी ने मार दी हैं। फिर ये अंततः तो पुलिस की भाषा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और पुलिस की भाषा में जितनी आपको नरमी दिखाई दे सकती है वो इसमें है, लेकिन चेतावनी भरपूर है कि अगर आइंदा ऐसा हुआ तो लाइन हाजिर कर दिए जाओगे बच्चा। तो बहुत अच्छा है, ये दिन भी अच्छा है जब हम अपने कुनबे को दुरुस्त करने के लिए इस कविता पे ध्यान दें। लेकिन ये बाहर सुनाने की नहीं है, ये अपने कुल में ही सुनाने की कविता है और आत्मालोचना की ठीक है। तो ये आत्मालोचना को प्रेरित करती है और हम इसके लिए सुमित को धन्यवाद देते हैं कि ये कविता एक पॉजिटिव कविता है, इसको नकारात्मक न माना जाए। अच्छा जॉनवाल, तुमने भी कागज़ संभाला हुआ है, एक गीत सुना दो। ये फिल्मों में भी इनके गीत आते हैं। जयदेव जॉनवाल बम्बई में काफ़ी दिन रह के आए हैं और कुछ फिल्मों में इनके गीत आए भी हैं, तो मैं यहाँ बुलाऊंगा तुम्हें अपने पास। हाँ, एक गीत सुने जयदेव जॉनवाल। तो एक कविता है जिसका शीर्षक है बांसुरी जब भी पुकारे चली आना। वैसे मैं हाथ से करता हूँ लेकिन ये हो गया, लेकिन अब मैं थोड़ा प्रेम। बांसुरी जब भी पुकारे चली आना, मेरी राधे तुम मेरे पास आना। बांसुरी जब भी पुकारे तुम चली आना, मेरी राधे तुम मेरे पास आना। बिन तुम्हारे ये कृष्ण अधूरा है, बिन तुम्हारे ये कृष्ण अधूरा है। बात इतनी सी मेरे मन की तुम समझ जाना। बांसुरी जब भी पुकारे तुम चली आना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। प्रेम तुम्हारा ये राधे मेरे मन का है। प्रेम तुम्हारा ये राधे मेरे मन का है। किस सांवला गोरा रंग ये राधा तेरे तन का है। मेरी आँखों में जब भी आए ये आंसू तेरे नाम के, मेरी आँखों में जब भी आए ये आंसू तेरे नाम के। मेरी राधे मेरी प्रियसी तुम लौट कर आना। बांसुरी जब भी पुकारे तुम चली आना। बहुत अच्छा। प्रेम करने वाले यूँ तो तुझसे अनगिनत हैं इस दुनिया में, प्रेम करने वाले यूँ तो तुझसे अनगिनत हैं इस दुनिया में। मगर मेरी ये सांसें अटकी हैं राधे ये तेरी चाह में। कोई मुझको पुकारे तो साथ मेरे, कोई मुझको पुकारे तो साथ मेरे। मेरी संभल बन के साथ मेरा देना। बांसुरी जब भी पुकारे चली आना। बांसुरी जब भी पुकारे तुम चली आना। लोग कहते हैं कि मैंने तुमसे ब्याह नहीं किया,
लोग कहते हैं जब मेरा ब्रेकअप हुआ तभी मैं ये समझा कि क्या है वो। लोग कहते हैं कि मैंने तुमसे ब्याह नहीं किया, रुक्मणी का मेरा है साथ हुआ, मगर मेरे हृदय तल पर तुम ही अंकित हो जमाना भ्रमित, मगर तुम संकित नहीं हो। भाव ये मेरे प्रेम के तुम इस दुनिया को भी बतलाना, बांसुरी जब भी पुकारे तुम चली आना। नाम तुम्हारा मेरे नाम से पहले आता है, नाम तुम्हारा मेरे नाम से पहले आता है, कोई ये बात क्यों ना समझ पाता है। राधे और कृष्णा पृथक कब थे, राधे और कृष्णा पृथक कब थे, मूर्ख ये भोला मानव कहाँ समझ पाता है। राधे कृष्ण कंठ में जो रमाता है, वही सच्चा राधे कृष्ण भक्त तो अमर हो पाता है। नाम कृष्णा का शेष रहेगा जब तक, मेरी राधे का परचम रहेगा तब तक। कृष्ण जब भी मिटने लगे अपने अस्तित्व से, मेरी राधे तुम कृष्णा को फिर खुद में विलय करके विलुप्त हो जाना। बांसुरी जब भी पुकारे तुम चली आना, बांसुरी जब भी पुकारे तुम चली आना, मेरी राधे तुम मेरे पास आना। बिन तुम्हारे ये कृष्ण अधूरा है, बात इतनी सी मेरे मन की तुम समझ आना। बहुत बढ़िया। तो जौनवाल जी की जो स्वयं की कथा है, हमें पुराणों का आभारी रहना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं ना पुराण तो हो गए साहब, बीती चीज़ें हैं, माइथोलॉजी का क्या मतलब है आज के ज़माने में। लेकिन कई बार माइथोलॉजी आज के जीवन को सुलझाने का काम करती है। अब रुक्मिणी का भी जिक्र है, राधा का भी जिक्र है, पर मैं इनसे कहूँगा कि आती नहीं है उसके जीवन में कोई बाधा, आती नहीं है उसके जीवन में कोई बाधा। राधा ही रुक्मिणी हो और रुक्मिणी हो राधा। तो कोशिश करें कि साहब इनका जो सर्जनात्मक रूप है वो तो फिल्मों में जा ही रहा है, लेकिन जो जीवनात्मक घटनाएं हैं उनमें इनको सुकून मिले और कविता के अंत में गति अचानक तेज न हो जाए। जिस गति से पढ़ रहे थे उसी गति से रहें। समस्या वहीं आती है जब आप एक गति अपनी अचानक तेज कर दो, अचानक धीमी कर दो। हाँ, तो भावना में नहीं, इनको ये भी लग रहा होगा मेरी कविता लंबी हो रही है। ऐसा नहीं है, थोड़ी सी लंबी हो भी जाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ कोई श्रोता थोड़ी जो हुट कर देंगे, यहाँ तो सब धैर्यवान कवि बैठे हैं। हुट होने के अभ्यस्त बैठे, ये पता नहीं कितनी कितनी बार हुट हो चुके हैं। 10-12 साल यहीं से सफर शुरू हुआ, फिर यहीं बैठा हूँ, तो वो सब नहीं, खुश रहो जौनवाल, खुश रहो। अच्छा, अब मैं कहूँगा अपने रंजन निगम से। ये बहुत संवेदनशील लेखक हैं, कवि हैं, चित्रकार हैं और मीडिया कर्मी हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, और जश्न अदब का पूरा जो मीडिया विंग था वो भी संभाले हुए थे। जो तुम उसकी हिदायत पे न जाना अपने सुमित की कि ऐसे ऐसे होने चाहिए, कभी वैसे वैसे नहीं हो सकते। नहीं, मैं बहुत अभिभूत हूँ। और पावस तो इतनी सुंदर बरसात हो रही है और बहुत सबने, चिराग भाई ने तो बहुत मुतमईन कर दिया। भाई साहब बैठे हैं, मेरा पहला 2014 में मैंने पहली बार कवि सम्मेलन उज्जैन में ओम व्यास ओम जी के, तब आशीर्वाद मिला था। और तो मैं, समय सबके पास बड़ा मुख्तसर है, तो मैं इरशाद एक नई गज़ल थी, लेकिन रंजीत भाई ने बोला कि जो आता है वो पुराना वही पढ़ दो, नया कहीं और सुना देना। एक लफ्ज़ है पेचो खम, उसके मानी हैं कॉम्प्लेक्स, जटिल। सरल सी बात में इस तरह पेचो खम निकल आए, उन्होंने हाल पूछा था हमारे गम निकल आए। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। सरल सी यहाँ मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे छोटे भी हैं यहाँ पे, अगर ना मेरे को लगता है वो भी हर एतबार से, सिर्फ उम्र के अलावा बड़े ही होंगे सब। इसी आवारगी से उन्होंने हाल पूछा था हमारे गम निकल आए, इसी आवारगी से दीपक भाई तय किए हैं हमने भी रास्ते, इसी आवारगी से तय किए हैं हमने भी रास्ते, जहाँ भटके हुए हो तुम वहाँ से हम। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ये और चिराग भाई, आप वैसे भी बतौर ख़ास हाँ।
शफा है आपके हाथों में, हम ममनून हैं लेकिन, शफा है आपके हाथों में, हम ममनून हैं लेकिन, हमारे जख्म न छूना कहीं मरहम निकल। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अभी चिराग भाई ने बोला था कि सनद है, तो ये मेरे लिए भी सनद हो गई। मैं गुरुदेव के सामने मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती, कुछ और ही हम बात करने लग जाते हैं। एक बड़ा इसमें कमाल का एक हकीकत में कहाँ मुमकिन है, रंजीत भाई, इस सभा को, इस पावस को ही ये नज़र कर रहा हूँ मैं शेर। हकीकत में कहाँ मुमकिन है जो ख्वाबों में होता है। अच्छा विष्णु भाई साहब, मैं आपसे पहली बार मुलाकात हुई। हकीकत में कहाँ मुमकिन है जो ख्वाबों में होता है, मोहब्बत से भरे सारे यहाँ मौसम निकल आए। वाह 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 वाह, मोहब्बत से भरे सारे यहाँ मौसम निकल आए, वाह। और एक शेर और सुना देता हूँ जो समय है। ये मेरा फेसबुक का टाइटल टैग है। जो तुझको याद करता हूँ इबादत हो ही जाती है। क्या बात, बहुत अच्छा, वाह। जो तुझको याद करता हूँ इबादत हो ही, जो तेरा नाम पढ़ता हूँ तिलावत हो ही जाती। बहुत अच्छा, वाह। तिलावत के माने हैं धर्म ग्रंथ को पढ़ना, कुरान, वेद, पुराण, कुछ भी। जो तुझको याद करता हूँ इबादत हो ही जाती है। जो तेरा नाम पढ़ता हूँ तिलावत हो ही जाती। बहुत अच्छा ना, भजन पूजा पाठ सब हो जाता है। अच्छा, ये मैं तुम्हारे लिए निकाली थी, इतना बढ़िया सुना रहे थे। प्रसाद अच्छा, ये बाद में देखो, मैंने उठा हुआ हाथ इसका देख लिया पहले जरा। हैं? आज कौन सा स्कूटी से जाएगा? सिक्का उछाल लें। कोई बात नहीं, ये बड़ा है तो बड़े की बात मान लो। चल तो ये हमारे बाद वाले गुरुजी फायदे में रहेंगे, किशमिश खत्म हो जाएगी फिर काजू बादाम नहीं अच्छा, ये सही कह रहे हो, इस चक्कर में नहीं जल्दी पढ़ना चाह रहा है, पैकेट ना कर। थोड़ा पहले खा रहे हैं। अच्छा, रोज जरा सबको दे दो थोड़ी थोड़ी जाके। अजी बाद में कर ली मैं बस। नहीं, एक दे रहा। एक दे चलो। अभी 2 शेर हुए हैं, पहले वो पढ़ूंगा फिर एक गज़ल पढ़ दूंगा, और वो गज़ल वो पढ़ूंगा जो डॉली को सबसे ज़्यादा पसंद, उसकी पसंदीदा गज़ल है। अभी कल परसों ही ऐसी उस्ताद से बात हो रही थी, तो शेर ऐसे हुए, उसमें तरमीम होके सब कुछ हो गया है। कहता हूँ कि मतलब नहीं है कि नुस्खे तेरे सभी रहे हैं, नुस्खे तेरे सभी रहे हैं बेअसर, ऐसा मैं फिर बोल के, क्योंकि अभी हुआ है। चार अगर मेरी दवा कुछ और है। नहीं तुम एक काम करो, किशमिश खाओ। नहीं मेरे मुंह पर, अरे मैं उसका दूसरा मिसरा है, चार अगर मेरी दवा कुछ और है, सब तेरे नुस्खे रहे हैं बेअसर। हाँ, सुनिए। सब तेरे नुस्खे रहे हैं बेअसर, चार अगर मेरी दवा कुछ और है, और छान कर दैरो हरम में थक लिया, जानकर छान कर दैरो हरम में थक लिया, हो ना हो तेरा पता कुछ और है। अच्छा, बढ़िया। हो ना हो तेरा पता, मैं गज़ल पढ़ रहा हूँ, शेर देखा। ये कैसे रिश्तों में फंस गया मैं, ये कैसे रिश्ते निभा रहा हूँ, ये कैसे रिश्तों में फंस गया मैं, ये कैसे रिश्ते निभा रहा हूँ, जता रहा हूँ किसी से चाहत, किसी से नफरत छुपा रहा हूँ। ये कैसे रिश्तों में फंस गया, ये कैसे रिश्तों में फंस गया मैं, ये कैसे रिश्ते निभा रहा हूँ, जता रहा हूँ किसी से चाहत, किसी से नफरत छुपा रहा हूँ। ये कैसे रिश्तों में फंस गया। कभी कहा था अकड़ के मुझसे, कभी कहा था अकड़ के मुझसे, न जी सकेगा वो छड़ के मुझसे।
कभी कहा था अकड़ के मुझसे न जी सकेगा बिछड़ के मुझसे, वही गया था झगड़ के मुझसे, उसी को जी कर दिखा रहा हूँ। ये कैसे? कभी कहा था, कभी कहा था अकड़ के मुझसे न जी सकेगा बिछड़ के मुझसे, वही गया था झगड़ के मुझसे, उसी को जी कर दिखा रहा हूँ। ये कैसे रिश्तों में फंस गए हम, ये कैसे रिश्ते निभा, जता रहा हूँ किसी से चाहत, किसी से नफरत छुपा रहा हूँ। मुझे हकीकत पता नहीं थी, मुझे हकीकत पता नहीं थी, पर इसमें मेरी खता नहीं थी। बहुत अच्छा, वाह। मुझे हकीकत पता नहीं थी, पर इसमें मेरी खता नहीं थी, तेरी खता क्या बता नहीं थी, तुझे लगा मैं सता रहा हूँ। अरे वाह। ये कैसे रिश्तों, मुझे हकीकत पता नहीं थी, पर इसमें मेरी खता नहीं थी, तेरी खता क्या बता नहीं थी, तुझे लगा मैं सता रहा हूँ। ये कैसे रिश्तों में फंस गया मैं, ये कैसे रिश्ते निभा रहा हूँ। मैं खुद को बिल्कुल बदल चुका हूँ, मैं खुद को बिल्कुल बदल चुका हूँ कि वक्त रहते संभल चुका हूँ। मैं खुद को बिल्कुल बदल चुका हूँ कि वक्त रहते संभल चुका हूँ, तेरी हदों से निकल चुका हूँ, यकीन खुद को दिला रहा हूँ। मैं खुद को बिल्कुल बदल चुका हूँ, तेरी हदों से निकल चुका हूँ कि वक्त रहते संभल चुका हूँ, यकीन खुद को दिला रहा हूँ। ये कैसे रिश्तों में फंस गया मैं, ये कैसे रिश्ते निभा रहा हूँ, जता रहा हूँ किसी से चाहत, किसी से नफरत छुपा रहा हूँ। ये कैसे? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया पवन। आ जाओ दीपक, तुम्हारी। दीपक आने वालों में सबसे पहले थे और बड़े धैर्य से इन्होंने यहाँ व्यवस्था भी कराई है और दीक्षा भी कर रहे हैं। सभी को आज यहाँ पर उपस्थित देखकर बहुत अच्छा लगा। श्रद्धे का आशीर्वाद मिलता रहे। और थोड़ा बहुत लिखने के प्रयासों में मैं भी एक गज़ल आपको सुनाना चाहता हूँ, और उससे पहले 2 अशार अलग अलग मैं देना चाहता हूँ। मुझे लगते हैं अच्छे हैं, और जैसे भी आप सुनिएगा, रंजीत भाई सुनिएगा, बहुत दिन बाद सुनेंगे। शेर, बस एक शेर ये था कि बनाकर अपनी दुनिया को उसे बर्दाश्त भी करना, बनाकर अपनी दुनिया को उसे बर्दाश्त भी करना, खुदा मेरे मैं तेरे हौसले की दाद देता हूँ। बहुत अच्छा, वाह, खुदा मेरे मैं तेरे हौसले की दाद देता हूँ। और एक फिर से सुनाओ इसको, बहुत अच्छा है। ये तो आज के जमाने में बहुत ही बनाकर अपनी दुनिया को उसे बर्दाश्त भी करना, खुदा मेरे मैं तेरे हौसले की दाद देता हूँ। हालांकि इसमें एक शेर और हुआ था कि परिंदे ने कहा तू कैद रख या कर रहा मुझको, परिंदे ने कहा तू कैद रख या कर रहा मुझको, मैं अपनी जिंदगी का हक तुझे सयाद देता हूँ। लेकिन वो जो शेर मैं अलग से पढ़ना चाह रहा हूँ, उसके बाद एक गज़ल पवन भाई सुनिएगा। पवन भाई से बहुत डर लगता है मुझे, बाकी किसी की मजाल नहीं, कभी सम्मेलन की दुनिया में जो मुझे डरा ले। सुनिएगा एक शेर अरुण भाई, एक शेर। अब तो अरुण भाई से भी डरता हूँ थोड़ा थोड़ा। बहरहाल शेर ये था, बहुत मुझे मेरी ज़िंदगी का, अगर मुझे एक सिग्नेचर शेर मेरा ये हुआ था कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है, जो बोलूं सच तो फिर भूखा मेरा परिवार मरता है। इस शेर से एक पहचान मिलने के बाद एक शेर और जो मुझे अपनी ज़िंदगी में जिया हुआ बहुत करीब लगता है, मुझे लगता है कि वो फ़कत बिछड़ा था मुझसे ख्वाब में, वो फ़कत बिछड़ा था मुझसे ख्वाब में, मैं हकीकत में अकेला रह गया, मैं हकीकत में। और सुनिएगा बस एक 5 शेर कि तुम मुझसे तो मेरी, रंजीत भाई तुम मुझसे तो मेरी रजा चाहता है, मेरे दिल से पूछा ये क्या चाहता है। तुम मुझसे तो मेरी रजा चाहता है, मेरे दिल से पूछा ये क्या चाहता है, और मेरी आजमाइश मैं खुद ही करूंगा, मैं हूं वो दिया जो हवा चाहता है। मेरी आजमाइश मैं खुद ही करूंगा, मैं हूं वो दिया जो हवा चाहता है। मेरी रूह में एक कबीरा बसा है, मेरी रूह में एक कबीरा बसा है,
जो हक में सभी के दुआ चाहता है, जो हक में सभी के दुआ चाहता है। और विष्णु भाई मेरे यार, वापस मत देना वो एडवांस है या पुराने जो 4 साल नहीं आए, कि मेरे यार तू कुछ बदल सा गया है, मेरे यार तू कुछ बदल सा गया है कि हर बात में अब नफा चाहता है। वो तेरा खुदा हो या हो राम मेरा, वो तेरा खुदा हो या हो राम मेरा, वो बस आदमी का पता चाहता है, वो बस आदमी का। बहुत दिल्ली जो है वो प्रदूषण के मामले में विश्व में नंबर 1 है। वहीं से एक रचना हुई प्रदूषण पर कि इस प्रदूषण के कारण दिल्ली का तो हो चुका बिल्कुल काम तमाम। यहाँ तो अक्सर लोगों को रहता है कभी खांसी कभी जुकाम। सही बात। हम सोच ही रहे थे इस प्रदूषण से कैसे अपनी सेहत बचाएं, तभी किसी ने सलाह दी किसी डॉक्टर को ही अपनी पत्नी बना के लाएं। कई मित्रों ने समझाया भी, पत्नी तो खुद एक समस्या है, भला एक समस्या दूसरी समस्या से कैसे मुक्ति दिलवाएगी। पर हम कहाँ माने, क्योंकि अकल बादाम खाने से थोड़ी ठोकर खाने से आएगी। और जिस दिन मैं अपनी डॉक्टर पत्नी को ब्याह के घर लाया तो लगा जोर का झटका था, क्योंकि उसके गले से वरमाला गायब थी, केवल स्टेथोस्कोप लटका था। अच्छा। बोली सुनो जी, मुंह दिखाई में 500 गज का एक प्लाट दिलवा दो और अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी तक इस पर शानदार नर्सिंग होम बनवा दो। मैंने बात पलटते हुए कहा, मन पे छाया नशा, तन पर छाया खुमार। बोली हो, पतिदेव पहली रात ही बीमार। और एक नज़र में ही उसने मेरे पूरे शरीर का चेकअप कर दिया। मैंने उसकी खूबसूरती की तारीफ में जैसी मुंह खोला, उसने मेरे मुंह में थर्मामीटर धर दिया और बोली आपको तो वायरल है और टेम्परेचर भी आधा डिग्री ज़्यादा। मैं सासू माँ के पास सोने जा रही हूँ, अभी पूरा नहीं हो पाएगा आपका इरादा। अच्छा। मैंने कहा ये जो आधा डिग्री टेम्परेचर चढ़ा है ये तो तेरे नाजुक हाथों को छूने से बड़ा है। वो बोली चुप रहिए जनाब, डॉक्टर मैं हूँ या आप, ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ, जो दवाई दे रही हूँ उसे खाओ और चुपचाप सो जाओ। मैंने फिर बात पलटते हुए कहा, तुम्हें देखकर मेरे तो होशो हवासी खो गए। बोली आप तो 21 में हो, मेरी खूबसूरती पर 20 तो मायके में पहले ही पागल हो गए। और इससे पहले कि मैं उससे नैन लड़ाऊं, बोली होश में आ रहे हो या ग्लूकोज चढ़ाऊं। मैंने आखिरी बार कोशिश की, आओ थोड़ी देर कर ले आराम। वो मुझे पकड़ा के चली गई झंडू बाम। और जैसी वायरल ठीक हुआ, भाग्य फिर से दगा दे गया। उसका भाई अपनी बहन को पग फेरे के लिए ले गया। अगले दिन हालचाल पूछने के लिए जब उसका फ़ोन आया तो मैंने उसे बताया, बस जरा सी तकलीफ बाकी है, लेकिन आपके वापस आने तक मैं आपको मिलूंगा बिल्कुल निरोगी। बोली खबरदार दूसरे डॉक्टर के पास गए तो, भला मेरी प्रैक्टिस कैसी होगी। मेरे लिए तो नया मुल्ला है, नए पेशेंट कहाँ से लाऊंगी। शुरू शुरू में अपनी डॉक्टरी आप पे तो आजमाऊंगी। अच्छी डॉक्टर नहीं लाया, मुझे तो दिन में तारे दिखा दिए। 4 दिन की कह के गए थे गुरुजी, मोहल्ले के उन्हीं 20 पागलों का इलाज करती रही, वापस आने में पूरे 20 ही दिन लगा दिए। और वापस आकर जब उसने अपना बैग खोला, उसमें से जो शीशियां निकली उन पर लिखा था विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन। ना कोई साड़ी ना कोई सूट, उल्टा बीपी की, शुगर की वेट करने की मशीन। सबसे पहले उसने मुझे ही वेट करने की मशीन पे चढ़ा दिया और मेरी हाइट के हिसाब से वेट 5 किलो फालतू बता दिया। और बोली 1 हफ्ते तक नाश्ते में सिर्फ छाछ और सलाद से पेट भरना, और जब तक वजन कम नहीं होता मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। सुबह से शाम तक ठूस ठूस कर इस पेट को भरता है, इसलिए दर्जी भी आपकी पैंट सिलने से इनकार करता है। इसलिए अब आपके लिए 2-3 लुंगी लेके आऊंगी। मेरा बनाया हुआ एक भी नियम तोड़ा तो सीधा इंजेक्शन लगाऊंगी। हालत ये हो गई कि अब वो मेरी हर सांस का हिसाब जोड़ती है, और एक बार जरा सा खांस दूं तो अगली कप सिरप पिला के ही छोड़ती। मार्केट में कोई भी नई दवाई आए तो सबसे पहला प्रयोग मुझ पर ही करती। कहती है कोई साइड इफेक्ट होगा तो नर्सिंग होम में करवा दूंगी भर्ती। मैं सोच रहा था उसका नर्सिंग होम बनवाऊं, क्योंकि मैं उसका फाउंडर हूं,
पर सबको लगेगा वो डॉक्टर है, मैं उसका कंपाउंडर हूँ। अब तो मेरे लिए टिक्की, चाउमीन, बर्गर सब हो चुका है बैन। हमारी डाइनिंग टेबल पर मिलेगी आपको सेरिडोन, विक्स, कोनेन। अब तो पत्नी का चेहरा देखते ही मुंह कड़वा हो जाता है। लोग तो परियों के सपने देखते हैं, मुझे सपने में भी आईसीयू नजर आता है, मुझे सपने में भी आईसीयू नजर आता है। और जिस दिन भी उसे मुझ पे शक होता है, क्लिनिक में बुला लेती है और पेट का अल्ट्रासाउंड करके क्या क्या खाया सब पता लगा लेती है। आजकल दोस्त भी कुछ ज़्यादा खुश नजर आते हैं। मैंने पूछा तो बोले हफ्ते में 2 बार भाभी से टॉनिक लाते हैं। मुझे क्या पता था डॉक्टर के रूप में बीमारी लेके आ रहा हूँ, और आजकल तो रोटी कम दवाई ज़्यादा खा रहा हूँ। जब से दूल्हा बना हूँ किस्मत को रो रहा हूँ। शादी को 2 महीने हो गए, अभी तक अकेला ही सो रहा हूँ, अभी तक अकेला ही सो रहा हूँ। राम जाने मेरा हनीमून मनेगा कब, लेकिन मेरी असली कविता तो शुरू होती है आप सब सोच रहे होंगे मेरी पत्नी मुझे क्यों नहीं पिला रही मोहब्बत का जाम, क्योंकि मेरी वो पत्नी बिल्कुल काल्पनिक है और प्रदूषण है उसका नाम। जगह जगह पन्नियों के ढेर से वातावरण हो गया है गंदा, जगह जगह पन्नियों के ढेर से वातावरण हो गया है गंदा। अब तो धुंधला धुंधला सा लगता आसमान में चंदा, पता ही नहीं चलता कब शाम हुई कब सवेरा है। हर तरफ धुआं ही धुआं, दिन में भी अंधेरा है। हर चीज में मिलावट, मनुष्य खाए तो क्या खाए, वॉशिंग पाउडर, यूरिया, सिंथेटिक दूध की चाय। इस प्रदूषण के कारण जिंदगी हो गई है खाक, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हमारी ओजोन परत का सुराख खत्म सा हो गया है, नदी और नाले का फर्क। और इस प्रदूषण के कारण अब जिंदगी बन गई है नर्क। इस प्रदूषण के कारण हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लाखों लोग बीमार हैं, लेकिन इस सब के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। मशीन बन चुका मानव केवल नोटों को बीन रहा है, और ये प्रदूषण धीरे धीरे हमारे बच्चों की ज़िंदगी को छीन रहा है। और ये प्रदूषण बहुत बढ़िया, जाओ बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। देखिए ऐसा बहुत कम कविताओं के साथ होता है कि कविता हो जाने के बाद आप फिर से सोचो कि कहाँ से शुरू करी थी, अब हम नए सिरे से इसको समझें। क्योंकि जब प्रेमिका का नाम पता लगा, अभी तक तो हम प्रेमिका को प्रेमिका ही समझ रहे थे, और इन्होंने वर्णन भी ऐसा किया कि डॉक्टर है, स्टेथोस्कोप गले में लटका रहता है, तो बड़े अच्छे अच्छे हास्य के बिंब थे। लेकिन फिर अचानक गंभीर कर दिया इन्होंने प्रदूषण पे लाके। अब उस कविता को फिर से सोचो कि क्या था। तो ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रसिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसके पंच बढ़िया लाए हो, लेकिन प्रपंच और बढ़ाने वाला है, इसमें थोड़ा लगे जोर का। बहुत अच्छे। अब देखिए हमारे पास जो है विष्णु है और अरुण है, इन पर कोई पाबंदी नहीं है कि सुनाए ना सुनाए क्योंकि हम इनको ज़रूरत से ज़्यादा सुन चुके हैं अब ये कुछ ऐसी नई सी बात कोई लिखी हो तो सुना देना, नहीं कोई बात नहीं है, फिर भी सुने बिना तो मानेंगे नहीं नहीं कोई नहीं। देखो अरुण और विष्णु मेरे इतने प्यारे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि कितने प्यारे हैं। जब से अरुण ने लिखना शुरू किया, जाना शुरू किया कवि सम्मेलनों में, या विष्णु का भी प्रादुर्भाव हुआ, तब से मैं इनको स्नेह करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन एक कवि हमारे पास और हैं, वो हैं हमारे 50 साल पुराने सहपाठी पंडित विजय देव शर्मा और देवेंद्र। हाँ, पंडित विजय देव शर्मा ये संस्कृत में कविताएं लिखते हैं वैसे तो मूलतः, पर आज आपको हिंदी में सुना देंगे, क्योंकि हर दिन ये 2-2 लाइन का कुछ ना कुछ छोड़ते रहते हैं। ये तो अपनी नहीं है, हाँ वहीं के ही तो हैं, हाथरस के हाथरस के हैं। बागला कॉलेज में हम साथ पढ़े, और ये DIG स्टैम्प रह चुके हैं नोएडा के। रिटायर होने के बाद हमें उपलब्ध हो गए तब तक तो 10-1 साल नहीं मिले। अरुण जी का जन्मदिन एक ही है, 22 अप्रैल है इनका। हाँ 22 अप्रैल। बच्ची को देखा, हाँ वो पैरों पे अपने खड़ी हो रही है, हाँ, नजर लग न जाए बड़ी हो रही है। ऐसी 2-2 लाइनें लिखते हैं ये। अभी इनके
दो बेटियों के बाबा बने हैं, एक काव्या है, एक नव्या है। भाव्या, नव्या। तो काव्या की नई नई बातें होती हैं, वो धीरे धीरे बेटियों का बड़ा होना देख रहे हैं और बड़ी कविताएं नहीं लिखते, लेकिन इससे कोई जज को परेशानी हो जाए ऐसा कोई काम नहीं करते, वरना ये वही कविता सुना दें। अच्छा, देवेंद्र जी हमारे बहुत बढ़िया कवि हैं। एक गज़ल प्रस्तुत करना चाहूँगा, आपका ध्यान चाहूँगा सभी का। हाँ। कि अब के सावन में कहाँ इश्क की बरसात हुई, अब के सावन में कहाँ इश्क की बरसात हुई, प्यार भी ऐसे मिला जैसे कि खैरात हुई। वाह, अच्छा, वाह। और इश्क के खेल में अब क्या करें मुकद्दर का, इश्क के खेल में अब क्या करें मुकद्दर का, शह तो हमने दी मगर फिर भी अपनी मात हुई, प्यार भी ऐसे मिला जैसे कि खैरात हुई। बह गए आज मेरे दिल के सब गिले शिकवे, बह गए आज मेरे दिल के सब गिले शिकवे, आपकी आँखों से जो अश्कों की बरसात हुई, प्यार भी ऐसे मिला जैसे कि खैरात हुई। आपसे पूछेंगे क्यों हमसे बेवफाई की, आपसे पूछेंगे क्यों हमसे बेवफाई की, फिर कभी आपसे गर अपनी मुलाकात हुई, प्यार भी ऐसे मिला जैसे कि खैरात हुई। क्या करूं तेरे सिवा कुछ नजर नहीं आता, क्या करूं तेरे सिवा कुछ नजर नहीं आता, बाद जाने के तेरे सिर्फ तेरी बात हुई, प्यार भी ऐसे मिला जैसे कि बरसात हुई। और सुबह का आफताब भी तो नजर आएगा, सुबह का आफताब भी तो नजर आएगा, क्या हुआ शाम ढली और गहरी रात हुई, प्यार भी ऐसे मिला जैसे कि खैरात हुई। और मतलब देखिएगा कि तेरे दामन में सितारों को जगह मिलती है, तेरे दामन में सितारों को जगह मिलती है, सोच भी कैसे लिया क्या मेरी औकात हुई, प्यार भी ऐसे मिला जैसे कि खैरात हुई। वाह, अच्छा, वाह, वाह, अच्छा। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने बहर में कहने वाले हैं और इतना शानदार सोच है आपका। और अच्छा देवेंद्र जी। रोज़ मलिक हैं, डॉक्टर रोज़ मलिक, और जामिया से इन्होंने पीएचडी की, हमारी विद्यार्थी रही हैं एमए में। पहले तो मैं 4 लाइन की, मैं सुंदर शर्मा जी नहीं हूँ, लेकिन मैं 4 लाइन की वो कविता सुनाना चाहती हूँ जो मैंने 7वीं क्लास में लिखी थी। कलम में भरकर सांसों की स्याही, कलम में भरकर सांसों की स्याही, लेकर निस्तब्धता का कागज, कलम में भरकर सांसों की स्याही, लेकर निस्तब्धता का कागज, कितना अजीब है आज का कवि मृत्यु की कलम से लिखता है जिंदगी। बहुत अच्छा, वाह, वाह, वाह। 7 साल की उम्र में लिख दिया था आपने? 7वीं क्लास में। अब 5-10 पंक्तियां सुना रही हूँ। इस कविता
का या नज़्म समझ लीजिए इसका उन्वान है इंतज़ार। तू मेरे गम का ख़रीदार नहीं है, तू मेरे गम का ख़रीदार नहीं है, फिर भी न जाने क्यों मेरी हमनफस। तू मेरे गम का ख़रीदार नहीं है, फिर भी न जाने क्यों मेरी हमनफस। तुझको ही हर शख्स के गम का ख़रीदार पाया है मैंने। एक मैं कि तेरी राहों में सिमट जाना था जिसने, एक मैं कि तेरी राहों में सिमट जाना था जिसने, एक तू कि हर राह को मोड़ दिया था जिसने। तुम 2 कदम साथ तो चले थे मेरी ज़िंदगी, तुम 2 कदम साथ तो चले थे मेरी ज़िंदगी, पर ये दिल है कि तीसरा कदम उठा सका ना आज तक। बढ़िया। अंतिम 2 पंक्तियाँ सुना रही हूँ। हम अक्सर गज़लें सुनते हैं और गज़लें सुनते सुनते वो गज़ल लगता है कि हमारे जीवन का व्याख्यान या हमारे जीवन के बारे में बता रही हैं। यूँ हर गज़ल सुनी मैंने, यूँ हर गज़ल सुनी मैंने, यूँ हर गज़ल कही तुमने, लेकिन हर गज़ल सुनने से नहीं होती है अपनी, यूँ हर गज़ल कहने से नहीं होती है अपनी। आज भी तेरा इंतज़ार करते हैं, आज भी तेरा इंतज़ार करते हैं, लेकिन आज भी वो इंतज़ार ही बना रहता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। शब्दों में कहानियाँ छिपी होती हैं और उनके मर्म तक जाने के लिए आपको और कविताएं सुननी होंगी इनकी, तब आप जानेंगे रोज़ मलिक की काव्य संवेदना। राजीव जी आप आ जाइए। राजीव जी छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं और भेजते हैं और बहुत संवेदनशील मामले होते हैं इनके, आते रहते हैं। हाँ 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 चलो। मैं जब सर के पास आया था, दिवाली का हफ्ता भर बचा था, मैंने कल्पना की थी कि सर प्रश्न करेंगे कि हमसे जुड़ के कैसे लगा। आज मौका लगा है, वही। ओहो इतना चल। देखिए शायद 10 साल हो गए राजीव जी को हमारे साथ, और राजीव जी के साथ ऐसा संबंध है कि मैं सोच रहा हूँ वो समझ जाते हैं कि ये होना है ना, बड़ी बात है ना। और कई बार वो मेरे सोचने से पहले ही कर देते हैं उसको ना, ये बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो सोचना मेरा अलग तरह का सोचना था, गलती हो गई। लेकिन इनकी कर्मठता का, इनके कार्य कौशल का जवाब नहीं। हाँ चल। आपकी दी उपलब्धि का मैं क्या परिचय दूं, हूँ मैं भी वही, दिनचर्या वही, पर छटा निराली है। फिर से कहिए। आपकी दी उपलब्धि का मैं क्या परिचय दूं, हूँ मैं भी वही, दिनचर्या वही, पर छटा निराली है। यूं लगा मुझे कि मन की हर वीरान पीड़ा अब छटने वाली है। भाव नहीं गंभीर, हवा में मस्त रवानी है। बाह उठा चल उठ खड़ी सुबह, रात बस ढलने वाली है। मन के सारे तिमिर बुझा, चल दिया जला, आज असल दिवाली है। मेरे को क्लर्क की कहीं भी की थी और इतनी योग्यता है, पर कृतार्थ कर दिया सर ने हाथ रख के। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह, कमाल कमाल कमाल। चलिए, बहुत बढ़िया। दिल को तोड़ो नहीं, पाप लग जाएगा, एक दिन कोई संताप लग जाएगा। दिल को तोड़ो नहीं, पाप लग जाएगा, एक दिन कोई संताप लग जाएगा। बेवजह प्यार में कोई रोता नहीं, आह लग जाएगी, शाप लग जाएगा, आह लग जाएगी, शाप लग जाएगा। साथ देता है परिवेश कुछ भी नहीं,
साथ देता है परिवेश कुछ भी नहीं, मुझको मिलता है संदेश कुछ भी नहीं, मुझको मिलता है संदेश कुछ भी नहीं। मैंने कब ये कहा चाहता हूँ तुम्हें, तुम नहीं हो अगर शेष कुछ भी नहीं, तुम नहीं हो अगर शेष कुछ भी नहीं। और एक गीत आपके बीच रखता हूँ। अंततः यह तुम्हारी नियति बन गई, अंततः यह तुम्हारी नियति बन गई। तुम हमारे हो इतना भी कह ना सके, एक युग लग रहा है गया बीत है, एक युग लग रहा है गया बीत है। एक पल के लिए साथ रह ना सके, अंततः यह तुम्हारी नियति बन गई। और गीत का पहला कि यह धरा जिस जगह थी वहीं आज है, यह धरा जिस जगह थी वहीं आज है। आसमां से भी तारे नहीं टूटते, टूटने को बिखरने को हम रह गए, टूटने को बिखरने को हम रह गए। जी रहे हैं नहीं प्राण भी छूटते, लाल आँखों में है आग सुलगी हुई, गीली आँखों में है आग सुलगी हुई। जो जले ना गले और बह ना सके, अंततः यह तुम्हारी नियति बन गई। तुम हमारे हो इतना भी कह ना सके, एक युग लग रहा है गया बीत है। और गीत का दूसरा हो कि दृष्टि शीतल हुई गात कोमल हुआ, दृष्टि शीतल हुई गात कोमल हुआ। भाव निश्चल हुए आचरण की तरह, प्रेम संबल हुआ बाह बोझिल हुई, प्रेम संबल हुआ बाह बोझिल हुई। टूट जाऊंगा शायद मैं प्रण की तरह, दर्द से मुक्ति मिलती नहीं चैन से, दर्द से मुक्ति मिलती नहीं चैन से। मैं भी रह ना सका तुम भी सह ना सके, अंततः यह तुम्हारी नियति बन गई। और आखिरी बंद आप सबके बीच कि याचना अनवरत तुमसे करता रहा, याचना अनवरत तुमसे करता रहा। मेरी पहचान को नाम मिलते नहीं, मेरे मन का समर्पण गलत हो गया, मेरे मन का समर्पण गलत हो गया। मैं भी पाषाण हूँ राम मिलते नहीं, है यथावत मेरे स्वप्न के सब महल, है यथावत मेरे स्वप्न के सब महल। काल के क्रूर हाथों से ढह ना सके, अंततः यह तुम्हारा। बहुत बहुत आभार। सूर्यवाणी आपका अंततः अच्छा था, और वैसे भी प्रारंभ भी बहुत अच्छा था। ये प्रेम की जो पीड़ाएं हैं वो आपने बड़ी अच्छी तरह से गाई हैं। हमारे विष्णु जो हैं वो मुक्तक के सम्राट हैं, और वो ये भी बताते हैं
आज गुरु पूर्णिमा है तो ये सिखा सकते हैं कि तीसरे चरण में क्या होता है। पहले दूसरे को कैसे गाओगे, तीसरे को कैसे गाओगे, और चौथे पे कैसे आप उसकी हत्या कर दोगे जो सुनने वाला है। हत्या मतलब प्रेम से हत्या कर दोगे, वो मर जाएगा सुन के कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। तो विष्णु को इसलिए उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत कर रहा हूँ कि नए कवियों को, खासकर जो मुक्तक और गीत लिखने वाले हैं, उनको सिखाने के लिए बहुत कुछ है। संगीतात्मकता है। मैंने देखा कि तीसरे चरण में आके आपका थोड़ा सा सुर जहाँ से होना चाहिए ना, आप ध्यान देना कि इनका तीसरा चरण जो होता है ना, तीसरी पंक्ति होती है, वो आपको कहाँ ले जाती है चौथे की भूमिका में। तो अब हम विष्णु को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आजा प्यारे विष्णु। हाँ देखो भाई मेरा कितना हौसला अफजाई कर रहा है। एक गीत सुना देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक मुक्तक इनको तो सुना दो ताकि तीसरा चरण जो है। पेमेंट जिसकी मिल रही है वही काम करूँ। हाँ तो पेमेंट दे के सुना रहा है यार, आज का दिन उल्टा है। सुनाने का पेमेंट जेब में रखा है मैंने। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। एक बिल्कुल नया गीत पढ़ता हूँ जो मंचों पे हम लोग नहीं पढ़ पाते, आज मौका है। तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। अच्छा है, अच्छा वाह। तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। तन और मन गंगा के तट बैठ रेत के बना बना कर महल गिराए। क्या बात है, वाह। गंगा के तट बैठ रेत के बना बना के महल गिराए। उसने हमको हमने उसको जाने कितने सपन दिखाए। झूठ मूठ को मांग भरी थी, झूठ मूठ को मांग भरी थी, हाथ अभी तक सिंदूरी है। झूठ मूठ को मांग भरी थी, हाथ अभी तक सिंदूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। तन और मन बहुत अच्छे। उपवन उपवन घूमे फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। उपवन उपवन घूमे फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। जग को सुरभित कर दे अब तक ऐसी गंध नहीं मिल पाई। अब भी मन मृग बना हुआ है, अब भी मन मृग बना हुआ है, फिरे ढूंढता कस्तूरी है। हम बदले तो
कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है, तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। अंतिम है, अब लगता है जाग जाग कर सपनों के क्यों बोझ उठाए। अब लगता है बढ़िया बढ़िया जाग जाग कर सपनों के क्यों बोझ उठाए। मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। प्रेम तो अब व्यापार बन गया, प्रेम तो अब व्यापार बन गया, तड़पन उसकी मजदूरी है। वाह 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 वाह। प्रेम तो अब व्यापार बन गया, तड़पन उसकी मजदूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है, तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। गीत आपने वो हस्तिनापुर में सुनाया था, नया गीत। चिराग बहुत हमारे इस समय स्थापित गीतकार हैं और बड़ा अच्छा लगता है हमारे गीत की पौध आगे बढ़े तो, वरना गीतों में कहाँ लोग आ रहे हैं। नहीं इधर गीत सदा आ रहे हैं। हाँ, हिम्मत बहुत है गीत की लाइन में आने के लिए, हिम्मत बहुत चाहिए। मन तुम्हारा जब कभी भी हो चले आना, द्वार के सतिये तुम्हारी है प्रतीक्षा में। इसमें प्रतीक्षा के तुकांत लिए हैं, बहुत कम तुकांत हैं, उनका निर्वाह कैसा हुआ है ये देखिए आप लोग बस। मन तुम्हारा जब कभी भी हो चले आना, द्वार के सतिये तुम्हारी है प्रतीक्षा में। बन सुनिएगा। हाथ से हाथों को हमने थाम कर, साथ चलने के किए वादे कभी। हाथ से हाथों को हमने थाम कर, साथ चलने के किए वादे कभी। मंदिरों दरगाह पीपल सब जगह जाके हमने बांधे थे धागे कभी। प्रेम के हर एक मानक पर खरे थे हम। प्रेम के हर एक मानक पर खरे थे हम, बैठ ना पाए न जाने क्यों परीक्षा में। मन तुम्हारा जब कभी भी हो चले आना, द्वार के सतिये तुम्हारी है प्रतीक्षा में। अगला प्रश्न। हम जलेंगे और जिएंगे उम्र भर, अपना और दीपक का ये अनुबंध है। हम जलेंगे और जिएंगे उम्र भर, अपना और दीपक का ये अनुबंध है। तेज आंधी भी चलेंगी साथ में, पर बुझाएंगी नहीं सौगंध है। पुतलियां पथरा गईं पथ देखते पल पल, पुतलियां पथरा गईं पथ देखते पल पल, आँख को शायद मिलाए मंत्र दीक्षा में। मन तुम्हारा जब कभी भी हो चले आना, द्वार के सतिये तुम्हारी है प्रतीक्षा में।
अंतिम बार। इसमें मेरी पर्सनैलिटी है, जो मेरे अंदर है, वो आपको सुनाता हूँ। अक्षरों के साथ बंद हर पंक्ति में याद आई है निगोड़ी गीत में। अक्षरों के साथ बंद हर पंक्ति में याद आई है निगोड़ी गीत में। प्रीत की पुस्तक अधूरी रह गई, सिसकियां घुलने लगी संगीत में। प्रीत की पुस्तक अधूरी रह गई, सिसकियां घुलने लगी संगीत में। दर्द का ये संकलन, ये मैं अपने लिए बोलता हूँ, दर्द का ये संकलन मिल जाए तो पढ़ना। दर्द का ये संकलन मिल जाए तो पढ़ना। मत उलझना तुम कभी इसकी समीक्षा में। दर्द का ये संकलन मिल जाए तो पढ़ना। मत उलझना तुम कभी इसकी समीक्षा में। मन तुम्हारा जब कभी भी हो चले आना। द्वार के सत्य तुम्हारी है प्रतीक्षा में। बाह के तकिए तुम्हारी है प्रतीक्षा। तो विष्णु के ये दो गीत जो प्राय ये नहीं सुनाते हैं, ये वाला तो मैंने सुना था, हाँ, लेकिन विष्णु तो विष्णु है। देखो एक क्या है, मैं फिर से उस कड़ी को जोड़ देता हूँ। उसके लिए किसी धागे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब गीत अभागे हो रहे थे और गीत के सामने हास्य कविता का बोलबाला हो गया था। मैंने बहुत युग देखे हैं, वो भी देखा है जबकि हास्य को बड़ी ऐसे निगाह से देखा जाता था गीतकारों द्वारा। तो आमतौर से जब कोई हास्य कवि आता था तो ये गीतकार आपस में बात करने लगते थे, देखते ही नहीं थे, उपेक्षा का ऐसा माहौल था। और उसका कारण ये भी था कि उस समय जो हास्य था उसमें व्यंग्य नहीं था। वो मोटापे पे होगा, काले रंग पे होगा, या ज़िंदगी की ऐचकतानी स्थितियों पे होगा और आपको हंसाने का प्रयत्न किया जा रहा है, ये पता लगेगा। लेकिन बिना प्रयत्न के हंसी आए, ये दौर शुरू हुआ काका जी के साथ और काका जी ने उसको सामाजिक सरोकारों से भी जोड़ा। खैर बहरहाल अब गीत नेपथ्य में जाने लगा। इन्होंने इतना सहयोग किया कि नाम लिखा हुआ है हास्य कवि सम्मेलन और गीतकार भी आ रहा है, जबकि वो हास्य नहीं सुनाता है। अब ये एक स्थिति आई है कि लोग कहने लगे हैं कि साहब ये कवि सम्मेलन सिर्फ हास्य कवि सम्मेलन नहीं है, इसको कवि सम्मेलन ही कहो, या अगर गीत का है तो गीतकार सम्मेलन कहो, गीत चांदनी कहो, या कोई भी नाम दो। और अब गीत का स्वागत होने लगा है, और इस कदर होने लगा है कि अगर कोई सुमधुर गीतकार और अच्छी शब्दावली के साथ आ जाए तो उसको कोई पछाड़ नहीं सकता। हास्य के सारे प्रयत्न बेकार हैं, व्यंग्य भौंथरा है, क्योंकि व्यंग्य के तो दिन भी लद रहे हैं। आप किस पे व्यंग करोगे, व्यंग करते ही तो तुम पे कई सारे आरोप लग जाएंगे कि तुम किस प्रकार के द्रोह कर रहे हो। हर रंग कविता का हमें मंच पर दिखाई देता है। और एक और अच्छी बात हुई है कि जो संजीदा शायरी है उसको भी हिंदी के श्रोताओं ने स्वीकार किया है। अब आप देखिए कि राहत भी आते हैं, मुनव्वर भी आते हैं, वसीम साहब भी आते हैं, रंजीत को भी बड़े प्यार से सुना जाता है। जश्न अदब के जितने भी शोरा आते हैं उनको अवाम उतनी ही तवज्जो देते हैं जितने कि एक चलता हुआ मुशायरे या कि कवि सम्मेलन में दिया जाता था। तो कविता का जो एक पन है, मैं इससे भयंकर प्रसन्न हूँ कि अब कविता की वापसी हो रही है मंच पर। आप कुछ भी कह लीजिए, सुमित की शिकायतें भी अपनी जगह वाजिब हैं, लेकिन विष्णु का होना किसी मंच पर उस कवि सम्मेलन के सफल होने का एक प्रमाण होता है।
और अभी हमारे बीच में जो आई हैं ये हैं उर्वशी जाह्नवी ऊर्जा, और ये 1000 से ज़्यादा शेर कह चुकी हैं, दोहे अनंत कह चुकी हैं, और स्वयं प्रकाशक हैं। प्रभात प्रकाशन में प्रभात जी हैं, एक पवन जी हैं, पवन जी की पत्नी हैं, और हमारे साथ बहुत स्नेह संबंध है इनके। अच्छा चलिए उर्वशी सुनते हैं। और उर्वशी की जब कविताएं पहली बार देखी और इतने पोथा देखा तो मैं घबरा गया कि ये तो यार इतना लिखने वाली हैं। और अब धीरे धीरे जितनी इनसे बात हुई और अब कैसी कविताएं लिखती हैं। वही किस्सा वही किरदार, मी टू। ये जब मी टू आंदोलन चला था तब मैंने ये लिखी गई थी मुझसे। वही किस्सा वही किरदार, मी टू। थी बुरी नज़र का शिकार, मी टू। पुजारी की छुअन को मैं भूली नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि सावन झूली नहीं हूँ। आँखों से अपनी चुपके से रोक देता था, प्रसाद के बहाने अक्सर वो टोक देता था। आँखों से अपनी चुपके से टोक देता था, प्रसाद के बहाने अक्सर वो रोक लेता था। मम्मी को डर से बताती नहीं थी, इसलिए मैं मंदिर जाती नहीं थी। जी पर रखकर बैठी हूँ भार, मी टू। वही किस्सा वही किरदार, मी टू। गर्मी की छुट्टी में नानी के जाना, भूली नहीं हूँ वो गुजरा जमाना। एक रिश्ते का मामा मुझे घूरता था, कोमल से चेहरे पे लब ढूंढता था। ओझल सदा उसकी आंखों से रहती, अपनी कहानी किसी को न कहती। कई बार हुई थी शर्मसार, मी टू। वही किस्सा वही किरदार, मी टू। घर से निकलते थे जब जब भी पापा, रिश्तों ने मुझको आंखों से नापा। छुपम छुपाई से डरती थी मैं तो, सच जग हंसाई से डरती थी मैं तो। पापा को कुछ भी बताती तो कैसे, ये पर्दे शर्म के हटाती तो कैसे। अपने जिस्म में हुई गिरफ्तार, मी टू। वही किस्सा वही किरदार, मी टू। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक न कम था, दलीलों में उसकी हरगिज न दम था। घर पर बुलाकर था नंबर बढ़ाता, अक्षर के माने मुझे फिर सिखाता। उसकी कहानी मैं किसको सुनाती, मारे डर के कभी पाठशाला न जाती। सच बनी हुई हूँ अंगार, मी टू। वही किस्सा वही किरदार, मी टू। ट्यूशन में टीचर का गालों को छूना, उलझन थी उलझे से बालों को छूना। गुरुवर की दृष्टि सच्ची नहीं थी, खोटी थी नीयत अच्छी नहीं थी। छोटी थी पर मैं कच्ची नहीं थी, ये भी तो सच है मैं बच्ची नहीं थी हालात के आगे लाचार, मी टू। वही किस्सा वही किरदार, मी टू। बचपन जवानी के किस्से बहुत हैं, टूटी हूँ इतना कि हिस्से बहुत हैं। अंकल 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 जिसे मैंने हरदम कहा था, उसकी छुअन को भी मैंने सहा था। शोले थे बाहों में देखे हैं मैंने, नाखून निगाहों में देखे हैं मैंने। थी जीवन की धारा हूँ अश्रु की धार, मी टू। दुनिया की नजरें सचमुच बुरी हैं, चुभती हैं ऐसे वो जैसे छुरी हैं। सचमुच सुरक्षित नहीं है ये राहें कटीली, गढ़ती बदन में है आंखें नुकीली। डर लगता है मुझको बनते संवरते, डरती हूँ मैं तो तन्हा गुजरते। वरना करना चाहती हूँ श्रृंगार, मी टू। नौकरी पेशा लड़कियों के लिए, औरतों के लिए। मेरे बॉस की कुछ शर्तें थी ऐसी, खोलूं मैं कैसे वो परते थी ऐसी। जो चढ़नी है सीढ़ी वो चढ़ के दिखाओ, पर नजरों में मेरी उतर के दिखाओ। ये अस्मत को मेरी गंवारा नहीं था, उसकी नजरों में खुद को उतारा नहीं था। लिपटी खुदी से रोई जार जार, मी टू। वही किस्सा वही किरदार, मी टू। नारी सुरक्षित होती कहाँ है, दुखड़े वो अपने रोती कहाँ है। कोई गैरों की बातें कर कर के रोया, हमने तो खुद को रिश्तों में खोया। संबंधी कोई यहाँ होता नहीं है, टूटी हो माला पिरोता नहीं है। आओ बताती हूँ जीवन का सार, मी टू।
आखिर में है कि मिलकर सभी ने मुझको हराया, दर्दों को गाया तो जग मुस्कुराया, रिश्तों की नजरें ऐसे गढ़े थी, मेरे बदन की लिखावट पढ़े थी, छूने का मतलब बखूबी समझती, आंखों से हरदम थी रहती छलकती, फूलों सा जीवन जैसे था खार, मी टू, वही किस्सा वही किरदार। छाती को अपनी कूटूं तो कैसे हूँ ज्वालामुखी पर फूटूं तो कैसे, गुस्सा जिगर के अंदर भरा है, अश्कों का गहरा समंदर भरा है, अंदर ही अंदर बिखर सी गई हूँ, अपने बदन में ही मर सी गई हूँ, पत्थर की जैसे हूँ कोई मज़ार, मी टू, अपने ही घर में पराई हूँ जैसे, कहानी सभी को सुनाई है ऐसे, शर्म आती है अब आप बीती बताकर, कैसी है रिश्तों की नीति बताकर, है स्वाद कसैला कड़वा तीखा, मर्तबान में भरकर बैठी हूँ, खट्टा मीठा मगर फफूंदी लगा अचार, मी टू, वही किस्सा वही किरदार। बस बहुत बढ़िया, वाह, जय हो जय हो जय हो, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। हैं कैसर साहब, आप मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे हैं पर हम चाहेंगे कि हमारे ये सारे जो कवि हैं यहाँ बैठे हुए, ये आपको सुने। जैसा हुक्म जी, मैंने बता दिया कि पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी हैं लगभग, तो लगभग एडिशनल हैं तो लगभग होगा, लेकिन हैं सर्वोच्च, मैंने गलत नहीं कहा है। लेकिन अपनी शायरी में भी जो सरोकार इनके हैं उनको देख के हैरानी होती है, और जो इनकी ज़बान है ख़ासकर हिंदी के लोगों के लिए, आपको कई सारे लफ्ज़ लगेगा कि अपरिचित हैं, लेकिन इनका अंदाज़ आपको उनके मानी बता देगा कि उस शब्द का अर्थ क्या है। शुक्रिया, मेहरबानी। दस्तूर ऐसा हो गया उर्दू में कि मतलब शेर के सिवा बात होती नहीं है, तो एक मतलब एक शेर से बात शुरू करता हूँ, बहुत लंबा नहीं चलेगा। सीधा अगर नहीं है तो चालाक भी नहीं, सीधा अगर नहीं है तो चालाक भी नहीं, वो एक शख्स इतना ख़तरनाक भी नहीं, वो एक शख्स इतना ख़तरनाक भी नहीं, और रहमत से तेरी बढ़ के नहीं है मेरे गुनाह, रहमत से तेरी बढ़ के नहीं है मेरे गुनाह, वैसे ये ज़िंदगानी बहुत पाक भी नहीं, वैसे ये ज़िंदगानी बहुत पाक भी नहीं। और एक मतलब एक शेर और देख लीजिए, एक शब्द आएगा मुनाफिकत, उसको कहते हैं हिपोक्रेसी, कि आखिर वो इम्तिहान का अरसा गुज़र गया, आखिर वो इम्तिहान का अरसा गुज़र गया, पाया था उम्र भर में जो पल में बिखर गया, पाया था उम्र भर में जो पल में बिखर गया, ऐसी मुनाफिकत की फ़िज़ा थी कि शहर में, ऐसी मुनाफिकत की फ़िज़ा थी कि शहर में, मैंने ही सच कहा था सो मेरा ही सर गया, मैंने ही सच कहा था सो मेरा ही सर गया। और एक ताज़ा गज़ल सुना देता हूँ, ये अभी लिखी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी इसकी नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल अच्छा लगेगा आपको। अर्ज़ किया है कि है इम्तिहान की सज़ा किस लिए ख़तर में है, ख़तर ख़तरे का शॉट है इम्तिहान के सज़ा किस लिए ख़तर में है, जवाज़ क्या है जो लटके हुए अधर में है, जवाज़ क्या है जो लटके हुए अधर में हैं, रहे फरार न मकसद न जुस्तजू कोई, रहे फरार न मकसद न जुस्तजू कोई, ये और बात के मुद्दत से हम सफ़र में हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। रहे फरार न मकसद न जुस्तजू कोई, ये और बात के मुद्दत से हम सफ़र में हैं, किसी के सोए मुक़द्दर को रंगो नूर जो दें, किसी के सोए मुक़द्दर को रंगो नूर जो दें, कोई बताए उजाले वो किस सहर में हैं। वाह वाह वाह। सहर सुबह, कोई बताए उजाले वो किस सहर में हैं, भुला दे साथ गुजारे हुए दिनों को मगर, भुला दे साथ गुजारे हुए दिनों को मगर, अभी तो दोस्त
वो मंज़र नज़र नज़र में है। अभी तो दोस्त वो मंज़र नज़र नज़र में हैं, शुमार उनका नहीं है जो रह गए गुमनाम। शुमार उनका नहीं है जो रह गए गुमनाम, वही हैं जिंदा जो हर दिन किसी खबर में हैं। वही हैं जिंदा जो हर दिन किसी खबर में हैं। शुमार उनका नहीं है जो रह गए गुमनाम, वही हैं जिंदा जो हर दिन किसी खबर में हैं। वफ़ा खुलूस मोहब्बत के जज्बे ईसार, वफ़ा खुलूस मोहब्बत के जज्बे ईसार, नहीं जब इनकी ज़रूरत तो क्यों बशर में हैं। वफ़ा खुलूस मोहब्बत के जज्बे ईसार, खुलूस मोहब्बत के जज्बे ईसार, नहीं जब इनकी ज़रूरत तो क्यों बशर में हैं। ये जिस्म जाँ तो ज़रूर आए शहर नौ में मगर, ये जिस्म जाँ तो ज़रूर आए शहर नौ में मगर, दिलो दमाग अभी तक तेरे नगर में है। दिलो दमाग अभी तक तेरे नगर में हैं। और शेर देखिए कि मैं तेरे साथ हक़ाइक़, हकीकत की जमा रियलिटीज़, मैं तेरे साथ हक़ाइक़ में जी तो लूँ लेकिन, मैं तेरे साथ हक़ाइक़ में जी तो लूँ लेकिन, वो दिल फरेब नज़ारे अभी नज़र में हैं। वो दिल फरेब नज़ारे अभी नज़र में हैं। वो करबो आह की हालत जो तूने बख्शी थी, ये मक्ता है। वो करबो आह की हालत जो तूने बख्शी थी, उसी सज़ा में है खालिद उसी करब में है। उसी सज़ा में है खालिद उसी करब में है। शुक्रिया। बहुत बहुत बहुत। ये हमारा जो कवियों के संगठन का आंदोलन है और जो बहुत अच्छा चल रहा है, कवि सम्मेलन समिति के माध्यम से, जिसमें करीब 170 या 180 कवियों का संगठन है। और ये प्रयत्न हमारा बहुत पहले से भी रहा कि उनके साथ बात भी होती रही। जब प्रदीप जी गए थे तब भी था कि हम कैसे ज़रूरतमंद कवियों को सहायता के लिए कोई समिति को गठित करें। लेकिन जब समय आता है तभी आता है, और जिस रूप में साकार हुआ है ये बड़ी बात है। तो अरुण जैमिनी को आप जानते ही हैं, उनको दोबारा उनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत संवेदनशील, मस्तमौला, सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की चेतनाओं से संपन्न। लेकिन ये अगर जहाँ होते हैं ना तो फिर बर्दाश्त नहीं हो रहा इससे। मैं शब्द ढूंढ रहा था यार। नहीं, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन बहुत प्यारे लाडले मेरे दोनों बालक हैं दाएं बाएं, तो मुझे इनके सत्संग में बड़ा आनंद आता है। वो तो 10% भी नहीं हुई जितनी। हाँ बाद में भी तो करेंगे। चुटकुले सुनाए किसी ने अभी तक? अभी तक हुए कोई? ये बताओ आप, ये तो चुटकुले का तो आप मान नहीं होने दूंगा मैं। पहले तो 3 चुटकुले। हाँ, और क्या, वो चुटकुले जो आपने नहीं सुने होंगे सर। बिल्कुल हाँ, नए नए बिल्कुल। हाँ, और क्या, नए तो रचनाएं हैं। अच्छा, ठेठ हरियाणवी चुटकुले सुनाता हूँ। मतलब जो पूरी हरियाणवी कल्चर जिसे कहते हैं ना, ये हमारे यहाँ ही संभव है। हमारे यहाँ हर संबंध हास्य रस में है, और ये हरियाणा में ही संभव है ये बात। वो काटड़ा मर गया। काटड़ा जानते हो ना जी, भैंस के छोरे को कहें। तो काटड़ा मर गया तो भाई ने कहा इसे दफना दे। बोले ना, माँ ने आने दे, जब दफनाऊंगा। माँ बेचारी किसी ब्याह में गई हुई थी। रात को फिर वो वापस आया खेत से, तो देखा फिर काटड़ा पड़ा हुआ है। बोले तुम दफनाया नहीं इसे? बोला माँ नहीं आई ना, माँ ने आने दे। है बोले माँ ने कौन से इसके ऊपर अपनी चूड़ी तोड़नी है। ये हरियाणा में ही संभव है। नहीं, वो दरअसल
माँ के प्रति ऐसा संभव नहीं है और कहीं, ये फैक्ट है ये। अच्छा, अब हम तो यमदूत से मजाक कर लेते हैं जी। वो एक पहुंच गया हरियाणा के छोरे के पास यमदूत, बोले मैं तेरी जान लेने आया हूं। अरे बोले ले जा, पड़ोस में रहे है। तो तनाव का यहां भी कोई काम नहीं। वो दामाद पहली बार ससुराल जा रहा था, तो घर वालों ने समझाया कि देख 2 रोटी से फालतू मत खा लियो, पहली बार जा रहा है, इमेज ठीक होनी चाहिए। बेचारा पहुंच गया, अब 2 रोटी में कहाँ पेट भरा है। अब वो कहे एक और लो, बोले ना 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 2 ही खाता हूँ मैं तो, अब भूख तो लग रही पर करे क्या। बोले और लो, ना ना मैं एक 2 ही खाता हूँ बस। साली बोली आधी और ले लो। बोले आधी तो कितनी आन दे। नया चलो ये तो वो काम हो गया जो जरूरी था। मुक्तक वाला काम। बहुत छोटी सी एक कविता सुनाता हूँ जी, जो मंच पे मैं नहीं सुनाता। रोटी नहीं मयस्सर जिनको, भूख रोज लगती है उनको। सूनी पथराई आंखों के लिए स्वप्न भी स्वप्न हो गए। खूब चीखते सन्नाटों के जंगल में सब गीत खो गए। बहुत अच्छा, वाह। बेकारी के अंतरिक्ष में उपजाऊ धरती घायल है। दरबारों के कला जगत में बस व्यभिचारों की पायल है। देखो तो सामाजिक नभ में अपराधों की खिली चांदनी, जो कलियों के लिए बनी थी कीचड़ से जा मिली चांदनी। अजगर जैसे क्रूर अंधेरे पसरे पड़े समय को घेरे। आम आदमी के जीवन में देखो कितनी स्याह रात है। सूरज कहाँ पड़ा है गिरवी, चुप ये अंदर की बात है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हो। तो मैं आपको सोच रहा था क्या सुनाऊंगा, लेकिन मैं वो सुनाता हूँ जो मीटू की श्रृंखला को आगे बढ़ाएगा। हाँ, ये वैसे तो एक फिल्म के लिए लिखा था मैंने। हाँ, मैं विष्णु के होते गाने की जरूरत तो कर नहीं सकता, लेकिन जो जिस धुन में मैंने लिखा था वो मैंने बताई थी, लगभग उसी धुन में संगीतकार ने बनाया था। ये इसका विषय है कि साईं कब ताईं सहूं, साईं कब ताईं कुछ न कहूं, साईं कब ताईं सहूं, साईं कब ताईं कुछ न कहूं। साईं तूने बनाए चंदा तारे, ये नदी या नारे, बनाया तूने उजियारा। पर सोच सोच मन हारा, रखा एक तरफ सुख सारा। ये गलत किया तूने, गलत किया साईं, सुख दुख का बंटवारा। हमें ही क्यों दर्द मिला, हमें ही क्यों दर्द मिला। मेरे अंदर पीर का पर्वत नदियों नदियों रोई रे। 2-1 दिन की बात नहीं है, सदियों आंख भिगोई रे। चैन से सोया साजन मेरा, पर सजनी ना सोई रे। साईं तूने बनाए नर नारी, ये घर की फुलवारी, बनाया तूने जग सारा। पूछे मेरा मन बंजारा, औरत को ही आंसू खारा। ये कैसे किया तूने, कैसे किया तूने, न्याय भी न्यारा न्यारा। हमें ही क्यों दर्द मिला, हमें ही क्यों दर्द मिला। भरी दुखों से भारी गठरी, से मुहावरे का इस्तेमाल किया पुराने का। भरी दुखों से भारी गठरी, भरी दोपहरी ढोई रे। अश्वन की मोती माला में मीने मैंने पीर पिरोई रे। घायल की गति घायल जाने, और न जाने कोई रे। साईं
तूने चलाई ठकुराई, दर पे तेरे आई, बजाया मैंने एक तारा। साईं तूने चलाई ठकुराई, दर पे तेरे आई, बजाया मैंने एक तारा, और दिल से तुझे पुकारा, तूने पाने को छुटकारा। अरे बंद किया साईं, बंद किया मौला, अपना ये ठाकुर द्वारा, बड़ा ही बेदर्द मिला, तू भी तो एक मर्द मिला, तभी तो हमें दर्द मिला साईं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो बेसुरे गायन के लिए क्षमा चाहता हूँ मैं, ये होता है तो, लेकिन लगभग ऐसा ही वो था। गोष्ठी बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छी रही, और तुम सब लोग आए इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ग्रुप फोटो खिंचाएंगे, ग्रुप फोटो खिंचाओ 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 खिंचाओ।